ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे देखो टाइम टेबल में तो 4 o'clock से लेक्चर लिखा हुआ है, बट क्योंकि हमें आदत सी पड़ गई है, तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिसका मतलब 4 o'clock तक वेट कर रहा है? ऐसा तो नहीं है क्यों बच्चों? अगर ऐसा है तो फिर यार प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगी, है ना? हेलो, किसी का कोई लेक्चर था, कोई भी दूसरा बैच का? ऑरेंज बैच में तो नहीं था। नहीं ना? ओके, एनीवे, ठीक है। नॉन इंटीग्रेटेड वाले यहाँ पे कोई है? नॉन इंटीग्रेटेड क्या बैच होती है ये? कौन सी बैच है? कौन है बेटा नॉन इंटीग्रेटेड वाला है? एनी वन ऑफ यू? अच्छा, तुम लोगों को संडे लेक्चर नहीं है ना, मॉर्निंग वाला? हेलो, मेरे टाइम टेबल में नहीं है। हम्म सर है। सर ऑरेंज बैच में है। सब में है? क्योंकि मैंने नॉन इंटीग्रेटेड में देखा, वहां पे नहीं है। तो ये कौन से बच्चे हैं यार नॉन इंटीग्रेटेड वाले? बाकी सबके पर्सनल टाइम टेबल, मतलब मेरे पर्सनल टाइम टेबल में नहीं है। एनीवे, विल टेक द क्लास, है ना? है ना? सिलेबस बढ़ जाता है, क्या करने का है, 7:30 बजे अपना लेक्चर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो देखो, लास्ट क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे हमने बात शुरू करी थी, मतलब टीआरएनए तक मैंने आपको पहुंचा दिया था कहानी, ठीक है ना? ये देखो, जो भी हमने पढ़ा, मैंने जैसे आपको आरएनए के बारे में बताया, आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आरएनए के बिना प्रोटीन बन नहीं सकता, क्योंकि देखो टीआरएनए का एक काम है, वो अमाइनो एसिड को उठा उठा के लाएगा और वो सब है। बट यहाँ पे ये सेंट्रल डोगमा वाला पॉइंट हमें समझना है। सेंट्रल डोगमा क्या चीज है? सेंट्रल डोगमा बहुत सारे छोटे छोटे फंडों को लेकर चलती है। जैसे कि यहाँ पे देखो यार, जैसे कि हमारे पास में डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन सकता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? इसे लेट्स कॉल द ट्रांसक्रिप्शन। बट फर्दर आरएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन, नो? सो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये है एक्चुअली सिंपलेस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वाला जो भी है, ठीक है? तो इसको हम लोगों ने सेंट्रल डोगमा, डोगमा मतलब मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो सेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है? अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुए, किसी ने बताया नहीं भैया देखो डीएनए अपनी खुद की कॉपी भी बनाता है, तो इसको भी ऐड करो ना। तो बोले चलो ठीक है, रेप्लिकेशन डन। ठीक है, तो हो गया मॉडर्न सेंट्रल डोगमा। किसी लोगों ने बोला नहीं नहीं देखो, ऐसा होता है कि कुछ वायरस होते हैं ना, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो आरएनए से डीएनए बनता है रिवर्स में। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो इसको बोलो रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे टेमिन और बाल्टीमोर, इसीलिए इसको हम टेमिनिज्म भी बोलते हैं, टेमिनिज्म, ठीक है? इस तरह से कंसेप्ट है बच्चों, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है? तो सेंट्रल डोगमा मतलब सेंट्रली लोकेटेड, आप कोई भी सेल उठाओगे तो उसमें ये सब है। अब हम लोग ये प्रोसेस देख रहे हैं कि प्रोटीन से आरएनए कैसे बन सकता है, ठीक है? तो रिवर्स ट्रांसलेशन, है ना? एनीवे, सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैपन। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बेटा हमें बात करनी है एक सिंपल प्रोसेस के बारे में, वो है रेप्लिकेशन। जब भी आप सेल साइकिल, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हमें ये देखने को मिलता है क्या? एस फेज, है ना? और उस एस फेज में हमें यह देखने को मिलता है कि डीएनए अपनी कॉपीज बना लेता है, और वो एग्जैक्ट कॉपीज होती है। इसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? रेप्लिकेशन कहते हैं। तो वैटसन एंड क्रीक proposed the scheme for the replication of DNA.
The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of the new complementary strand. और इसी चीज को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ना देखो बहुत सारे मॉडल बताए गए कि यहाँ पे देखो हमें नोटिस क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपल ये समझना है कि देखो मेरे पास यार पहले से ही एक डीएनए स्ट्रैंड है ये। ठीक है, ये इस तरह से ये डीएनए है। नाउ बच्चों ये जो डीएनए मेरे पास में है 5' 3' 5', अब इससे दो डीएनए बन जाते हैं। अब ये दो डीएनए कैसे बनेंगे, देखो किसी ने कहा ऐसा होता है। देखो ये जो डीएनए है, जब भी नया डीएनए बनता है इधर छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा छोटा टुकड़ा, ठीक है, इधर देखो इस तरह से है ना, अलग 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 अलग, नया थोड़ा सा बना, पुराना थोड़ा सा रहा, ऐसा कुछ होता है, ऐसा किसी ने बताया। ठीक है, तो जो दो डीएनए बनते हैं उनमें नया पुराना ऐसा चिट्टी मट्टी जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के बनाया जाता है, ऐसा कहा गया। इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज्ड मॉडल। ठीक है, डिस्पर्सिव मॉडल। ठीक है, मतलब डीएनए पहले पूरी तरह से टूट जाएगा, टूट करके बेटा उसके छोटे छोटे टुकड़े के कॉपीज बनाएगा, फिर जुड़ जाएगा। अरे भाई ये कैसे होता है यार। ठीक है, तो ये जो डिसरप्टिव मेथड जो प्रपोज की गई थी, ये मतलब हम लोग कर ही नहीं पाएंगे यार, मतलब कैसे होगा। और यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो सकती है बेटा। क्यों? क्योंकि यार ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो किसी ने बताया देखो ऐसा होता है, कंजर्वेटिव मॉडल होता है। कंजर्वेटिव मतलब देखो पुराना वाला डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, फिर क्या होता है ये देखो, ये ओल्ड वाला डीएनए और ये बन गया, ये बन गया नया वाला डीएनए। ओके, तो इसको बोला है कंजर्वेटिव मॉडल। अब क्वेश्चन आया कि फिर बनता कैसे, ये बता ना। ठीक है, ठीक है, ये से ऐसे बन गया, मतलब इसको देख देख के ये क्या बनाया गया बाहर। मतलब ऐसे होता है ना, सामने हमने कोई एक पेंटिंग रखी है, उसको देख देख के दूसरी पेंटिंग बना दी। बिल्कुल मुश्किल है यार ये एग्जैक्ट उसकी कॉपी बनाना, ऐसे की एग्जैक्ट। ठीक है, एक पूरा ओल्ड डीएनए और कंप्लीट न्यू डीएनए, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। तो ये भी फेल है, क्योंकि इसको ये कैसे हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन किसी ने दिया नहीं। तो ये हाइपोथेटिकल है बेटा, ये भी हाइपोथेटिकल है, ये भी हाइपोथेटिकल है, दोनों ही। अब जो तीसरा जो मॉडल दिया गया है बिल्कुल साउंड मॉडल है। साउंड मॉडल का क्या मतलब है, ये देखो ये मेरे पास एक डीएनए है, ये उसका 5' 3' 5' 3' नाउ कहा गया कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला सेपरेट हो गया। ठीक है, ये देखो 5' 3' और यहाँ पे आया 3' 5' और इनके ऊपर कंप्लीटली एक नया स्ट्रैंड बना, यहाँ पे भी इस तरह से। ठीक है, और देखो हाइड्रोजन पैरेलल बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो जब भी कोई नया डीएनए बनता है उसमें हमेशा एक ओल्ड स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, ये है न्यू स्ट्रैंड एंड ओल्ड स्ट्रैंड, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसे हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ये कैसे हो सकता है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वैटसन एंड क्रिक ने दिया। क्योंकि दोनों डीएनए स्ट्रैंड एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर पाए तो उनके ऊपर उसी का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना सकते हैं। ठीक है, और उसकी एग्जैक्ट कॉपीज बनेगी। तो बेटा फिर इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, बाद में यार हम लोग ने तो फिर आर्टिफिशियली वैसा करना शुरू किया, तो पीसीआर करते हैं हम लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, है ना। तो दिस इज व्हाट द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे तो हम लोग आर्टिफिशियली भी ये करते हैं, और हमें पता है कि ये जो चीज है ना सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बिल्कुल बढ़िया काम करता है। और इसका कैसे वर्किंग है मॉडल, है ना, ये हमने एक्सप्लेन भी किया है ना। वही चीज हमें आज के क्लास में पढ़नी है कि यार ये डीएनए अपनी कॉपीज कैसे बना लेता है, हाउ इट फॉर्म्स इट्स ओन कॉपीज। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि सबसे पहले ये सेमी कंजर्वेटिव ही मॉडल है, इसको कैसे प्रूव किया गया, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ठीक है, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग कहते हैं मेसलसन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
नाउ देखो, मैं अगर यहाँ पे सिंपल बात करता हूँ, N14 और N15 ये दो आइसोटोप्स है बेटा नाइट्रोजन के, ठीक है। अब आप नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडियम रखोगे, क्योंकि देखो कोई भी बैक्टीरिया अगर ग्रो होगा, ठीक है, देखो अगर मैंने यहाँ पे एक ऐसा पेट्री डिश बनाया, ठीक है, और इस पेट्री डिश में बहुत सारा खाने की चीज डाली, न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, ठीक है। अब ये न्यूट्रिएंट मीडिया यहाँ पे है, और बस इस न्यूट्रिएंट मीडिया में जो कुछ भी नाइट्रोजन हमने कंपोनेंट यूज किए हैं वो सारे N14 हैं। अभी N14 मीन्स वेरी लाइट, इसकी डेंसिटी कम है, इट्स है ना लाइट, है ना, लाइट व्हाट वी कैन नाइट्रोजन। बट अगर N15 जो होता है वो हेवी है, हेवी आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन, दिस इज अ लाइट आइसोटोप ऑफ द नाइट्रोजन। यहाँ पे सारे बच्चे बिल्कुल दिल खोल के, कान खोल के, दिमाग खोल के ये सुने कि यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी वाला काम नहीं है। दे आर नॉट द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रिमेंबर दे आर नॉट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। द डिफरेंस इज बिटवीन देयर डेंसिटी, हेवी एंड लाइट, रिमेंबर दिस, है ना। दे आर नॉट रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज नहीं किया हमने। जो वहां पे किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कहाँ पे यूज किया था बच्चों हम लोगों ने, बताओ। हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, फास्फोरस और सल्फर का रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज किया था, करेक्ट है ना। सो रिमेंबर दिस, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी बिल्कुल भी यूज नहीं है, यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज अब यहाँ पे बेटा जो बैक्टीरिया ग्रो होंगे इस न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो बेटा उसमें जो भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे सब में N14 होगा। मतलब इन बैक्टीरिया के अगर डीएनए हम लोग आइसोलेट करते हैं तो इसका दोनों स्ट्रैंड बेटा, इधर के भी स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगे N14 वाले होंगे, और इधर भी होंगे बेटा N14 वाले होंगे, मतलब 14 वाले स्ट्रैंड हमको मिलेंगे। बट इफ वी टेक दिस अनदर ट्रिपलेट, इसमें हमने न्यूट्रिएंट मीडिया डाला बेटा, और इस न्यूट्रिएंट मीडिया में हम लोगों ने जो भी नाइट्रोजन कंपोनेंट डाले हैं उसमें बेटा N15 है, N15 है। इसका मतलब इस पेट्री डिश में जो भी बैक्टीरिया ग्रो होंगे, देखो आप जो खाते हो ना, है ना, जिस तरह से आपका फूड होता है वैसे ही आपके बेटा स्वभाव बनते हैं, ये सही है, मतलब है ना। ये तो होता ही है कि आपके बॉडी में जो भी मैटर आएगा वो आपके फूड से आता है। तो ये बैक्टीरिया में भी बेटा अगर डीएनए बनाया जा रहा है, हर बार जब रेप्लिकेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली बेटा जब भी डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो इसमें, ठीक है, हमने, है ना, बहुत सारे जनरेशंस, मिलियंस जनरेशंस इसकी निकाली, तो आपको बेटा आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि इसमें जो बैक्टीरिया है उनके जो डीएनए है, इनमें दोनों में ही N15 और N15 वाले डीएनए हैं। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये लाइट डीएनए और ये हेवी डीएनए है? यस एवरीवन, यस सर। हेलो, हाँ या ना? यस सर। हाँ, क्योंकि यहीं से अभी कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। देखो, अब जब भी हम लोग बेटा किसी भी टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब भी बेटा करते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है हमें, है ना। जब भी, मतलब देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो रोटेशन होता है बहुत तेजी से, तो जो भी लिक्विड होगा या जो भी मीडियम होगा उसके अंदर बेटा जो पार्टिकल बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, हेवी होते हैं, वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे, और जो, है ना, पार्टिकल का डेंसिटी कम होता है वो बेटा थोड़ा ऊपर रहेंगे। तो आपको जब भी हम लोग अगर इस डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल के रोटेट कराते हैं, तो इन डीएनए का बैंड आपको ऊपर की तरफ मिलेगा टेस्ट ट्यूब में। बट ये वाला जो डीएनए है, इनको अगर आप रोटेट कराते हो तो बेटा ये आपको बैंड मिलेगा लोअर साइड में। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बेटा N14 वाला हेवी डीएनए है, लाइट डीएनए है, और ये N15 वाला बेटा हेवी हेवी डीएनए है, जो कि हमें सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद में देखने को मिलता है। हम मीडियम लेते हैं एज अ सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड के जो भी कंपोनेंट आते हैं, CaCl2 वगैरह वगैरह जो भी, तो ये जो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, क्योंकि सीजियम की जो डेंसिटी होती है वो अच्छी खासी होती है, तो वो अपने डेंसिटी के साथ में सबको लेके घुमाएगा, ठीक है। तो एनीवे, the medium is the cesium chloride medium in which we add our DNAs, isolated DNA. We rotate them in centrifugation machine,
और बेटा जो भी हेवी डीएनए होते हैं वो डेफिनेटली बेटा हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर जाते हैं, क्योंकि ये जब भी टेस्ट ट्यूब रोटेट होता है, रोटेट विल लाइक दिस, इसका ढक्कन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, तो जब भी ये रोटेट होगा दिस विल रोटेट, सो है ना, ये देखो ये है अवे पॉइंट। तो जो डेंस पार्टिकल होंगे, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी बेटा, वो हमेशा ठीक है दूर जाएगा, और जो हेवी नहीं है, जो लाइट है बेटा, वो यहाँ पे आएंगे। तो हमें हमेशा ये नोटिस करना है कि जब भी हम लोग है ना इस टेस्ट ट्यूब को इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कराते हैं, जिसमें सीजियम क्लोराइड भी है, ठीक है, तो उसके अंदर बेटा जब हम डीएनए डालेंगे तो बेटा हमें डीएनए के बैंड देखने को मिलते हैं। यस एवरीवन, अरे सबको समझ में आया क्या यहाँ तक कार्यक्रम? अब इसके आगे देखो कहानी, अगर ये बेसिक हो गया, हाँ बेसिक हो गया, अब इसके आगे की कहानी देखो, स्टोरी सर सब। हाँ बोलो। डीएनए का बैंड देखने को मिलेगा मतलब? देखने को मिलेगा मतलब देखने को मिलेगा, आप उसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालो देखने को मिलेगा। यस, बैंड दिखेगा, अल्ट्रावायलेट रेज डालो उसके ऊपर, है ना, वो ग्लास का बना हुआ है, उसके ऊपर आप बैंड को देख सकते हो, डीएनए बैंड्स। मतलब ये देखो, ये बहुत सारे डीएनए हमने कलेक्ट किए N14 वाले, तो जब भी वो जमा होंगे वो यहाँ पे जमा होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीजियम क्लोराइड के जो ग्रैन्यूल्स है ना, हल्के वाले ग्रैन्यूल्स आपको देख, छोटे वाले ग्रैन्यूल्स होंगे वो जमा होंगे, उनके साथ वहां पे डीएनए होंगे। अब हमने इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डाल के रखा हुआ है, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो ऑरेंज कलर देगा, अगर हम उसमें अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं तो देखने को मिलेंगे। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। यस, क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब नोटिस करो, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तो है नहीं, क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी से कुछ दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। सो सो दैट इज व्हाट द पॉइंट, यू नो। नाउ देखो, अब हमें ये डेफिनेटली बेटा हमें क्लियर करना है। अब देखो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपने क्या किया, आपने, आपके पास एक ऐसा मीडियम है, ठीक है, आपने बनाया था, पहले से बना करके रखा था N15 वाला मीडियम। इसमें आपने, है ना, बहुत सारे जनरेशंस लिए हैं बैक्टीरिया के, ठीक है, तो आप जानते हो कि इसमें जो भी डीएनए है ना, दोनों स्ट्रैंड बैक्टीरिया के, वो N15 और N15 वाले ही हैं दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, तो ये हेवी डीएनए है। आपने क्या किया, ठीक है, आपने, क्योंकि ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, दिस इज एन ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, और ई कोलाई बैक्टीरिया का डबलिंग टाइम होता है 20 मिनट्स। ये 20 मिनट में अपनी डबल कॉपीज बनाता है, मतलब विद इन 18 मिनट्स ये अपने डीएनए की कॉपीज कर लेता है, ठीक है, मतलब पूरा बाइनरी फिजन होगा, इकोलाई विल डिवाइड, इकोलाइल फॉर्म, है ना, पॉपुलेशन डबल करेगा अपनी, मतलब 2 मिनट समझ लो फिजन विजन में लगेगा, बट उससे पहले डीएनए पूरी तरह से 18 मिनट में रेप्लिकेट होता है, ठीक है। नाउ यू नो इट। अब आपने क्या किया, यहाँ पे देखो, ठीक है, आपने एक नया न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया, इसमें आपने जो भी न्यूट्रिएंट रखा है उसमें बेटा सब में N14 है, तो ये N14 मीडियम है। अब आपने क्या किया, यहां से जो N15 वाले बैक्टीरिया है इनको उठाया और इसके ऊपर ग्रो करना शुरू किया, ठीक है, जैसे ही ग्रो करना शुरू किया, जस्ट आफ्टर 20 मिनट आपने बैक्टीरिया को कलेक्ट किया, आफ्टर 20 मिनट, मतलब यहाँ जो 4 बैक्टीरिया है उनसे 8 बैक्टीरिया बन गए, ठीक है, बराबर, आफ्टर 20 मिनट। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 20 मिनट्स, दैट वी डू। अब हमें गेस है, ये वाला चीज हमको पता है कि जो पहले वाला डीएनए है उसमें दोनों डीएनए स्ट्रैंड बेटा N15 वाले हैं। अगर हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को मानते हैं तो हमें जो डीएनए मिलेगा, ये देखो इस तरह से 2 डीएनए मिलेंगे, जिसमें पहले से ही N15 वाला 2 ओल्ड स्ट्रैंड है, बट जैसे कि हम मानते हैं यहाँ पे बेटा एक नया स्ट्रैंड बनेगा जो N14 वाला होगा, और इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड मिलेगा जो कि N14 वाला होगा, ठीक है। राइट नाउ, अब अगर आप आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब जितना भी आपको पॉपुलेशन मिलता है उनको आप निकाल लोगे आफ्टर 20 मिनट्स, और उनके डीएनए को आइसोलेट करोगे, और बेटा इसी सेंट्रीफ्यूज मशीन में जाकर के रोटेट कराओगे,
तो आपको बैंड यहां पे मिलेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस। इसकी डेंसिटी ना N14 वाले डीएनए जितनी है और ना ही N15 डीएनए वाले जितने, ना उतना हल्का है ना उतना हेवी। क्यों? क्योंकि इट हैज अ मीडियम डेंसिटी। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ टू स्ट्रैंड्स, वन इज N14, वन इज N15। यस एवरीवन, हेलो, Yes, sir. प्रोसेस क्लियर है? तो यहां से बेटा हमने साबित किया कि नहीं यार, जब भी नया डीएनए बनता है उसमें दो स्ट्रैंड बनते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, एक ओल्ड ही होता है और एक दूसरा जो होता है उसके ऊपर एकदम नया बनता है। ठीक है ना, ये देखो आने वाले जनरेशन हम लोग कितने भी आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने इसकी एक और जनरेशन आगे बढ़ा दी, मतलब और बेटा इवन विल इफ वी वेट फॉर द 40 मिनट्स, तो ऑब्वियसली बेटा 40 मिनट्स के बाद में, मतलब देखो ये तो पहले 20 मिनट में हो गया कार्यक्रम। ठीक है, अगर और 20 मिनट आप लोग रुक गए तो क्या हो जाएगा बेटा, इसी डीएनए के और कॉपीज बनेंगे, इसके भी बनेंगे। नाउ व्हाट यू विल गेट, यू गेट द 4 डीएनए, बट अंडरस्टैंड दिस। 4 डीएनए मिलेंगे मतलब क्या, देखो यहाँ पे मुझे ये तो ओल्ड स्ट्रैंड मिलेगा ही। ओल्ड स्ट्रैंड अभी कभी है ना वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी देयर। देखो तो ये वाला जो डीएनए है उससे बिल्कुल इसके ऊपर नया बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी बेटा नया बन गया ओल्ड स्ट्रैंड। नाउ अब ये वाला ओल्ड स्ट्रैंड है, नाउ दिस इज अ ओल्ड स्ट्रैंड, तो इसके ऊपर एक नया बनेगा। और ये दोस्तों ये भी एक बेटा नया, तो आपको पता है 4 डीएनए मिले। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो है N15 14 है, दूसरा बेटा 14 14 है, तीसरा भी 14 14 है, एंड फिफ्थ वन इज ऑल्सो द 15 and 14। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं जो वर्ड बोलता हूँ इसको बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, ये हेवी डीएनए है रे, इट्स अ हेवी डीएनए। यस, यस एवरीवन, इट्स अ हेवी डीएनए। बट व्हाट इज दिस इज नॉट अ हेवी डीएनए। इनको हम लोग बोलते बेटा हाइब्रिड डीएनए, because it has one old strand, heavy strand, and one is a one light strand. Now what we have in the this generation, इस generation में हमें क्या देखने को मिलता है, we have a 2 heavy DNA, no 2 light DNA, this is light DNA, this is also completely a light DNA and 2 hybrid। तो यहाँ पे आपको 2 hybrid DNA देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, 2 hybrid and 2 light DNA। यस एवरीवन, बच्चों क्लियर है रे? यस, थोड़ा देख लो, क्लियर देखो तो छोटा कर देता हूँ, ये देखो। यस और नो? कैन आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आफ्टर 2 generations, क्वेश्चन कैसा आता है आपको नीट में, आपने क्या किया, आपने पेट्री डिश से जो कि N15 मीडियम का था वहां से बैक्टीरिया उठाए और उनको आपने N14 मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। अब वो क्वेश्चन पूछते हैं, आफ्टर 2 generations हाउ मेनी heavy DNA will be there, हाउ मेनी हेवी डीएनए आफ्टर 2 generation। अब ये देखो पहला तो पॉइंट, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है बच्चों, कौन बताएगा? ये वाला यही एक्सपेरिमेंट है ना रे, 15 से निकाला 14 में डाला, 2 generation वेट किया, कितने परसेंट हेवी डीएनए होंगे? आंसर बिल्कुल सिंपल है, 0%, एक भी नहीं होगा, क्योंकि जो भी था वो पहले जनरेशन में पहले ही था बस। यस, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, after 2 generations how many percentage of the hybrid DNA will be there? Now the answer very simple, 50% hybrid DNA and 50% light DNA, correct है? yes or no? इजी है ना? अरे 2 हाइब्रिड है, 2 है ना, ये हो गया कार्यक्रम इजी। 2 generation, बट सर आप 2 generation भी बोल रहे हो, 2 generation, यस 2 generation। सर आप 3 नहीं बोल रहे, ये देखो ना नंबर काउंट करो ना सर, 1 2 3, नो नो नो, ये है पेरेंटल डीएनए, ये फर्स्ट जनरेशन और ये सेकंड जनरेशन, ये तो पहले समझो यार। यस एवरीवन, है ना, जनरेशन यहां से मेजर करनी, ये पहला जनरेशन ये दूसरा जनरेशन।
अगर आपने यहाँ से मेजर करना शुरू किया तो ये थर्ड पे आ जाएगा और आपका गणित बिगड़ जाएगा यार. So don't do this. It's very simple. We are asking second generation. That means we have to start from the parental. Parental is the starting point. Heavy DNA is the parental. Now my third question is. क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनो. मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं बेटा, है ना. अब मैं चाहता हूं आपका फोकस, है ना, कितना आप पैशनली सुनते हो. देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. आई टुक a DNA or E. coli bacteria from the N15 medium and transferred it to the N14 medium. After 2 generations, how many heavy strands will be there? बोलो आंसर क्या है. हेवी स्ट्रैंड्स कितने होंगे? The answer is 2. देखो यहाँ पे क्या होता है, कुछ बच्चे गलत क्यों करते हैं. Why they do mistake? Whenever they ask the heavy DNA, तो heavy DNA मतलब दोनों ही स्ट्रैंड 15-15 वाले हैं, तो ही heavy DNA है. बट heavy स्ट्रैंड का मतलब है एक भी है ना A15 वाला तो भी है. तो यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि देखो, है ना, यहाँ पे बेटा आप देखोगे तो ब्लैक वाला स्ट्रैंड हेवी स्ट्रैंड है. तो आफ्टर 2 जनरेशन वी हैव the 2 heavy strands. Yes or no? आया क्या सबको समझ में? कितने हेवी स्ट्रैंड है बच्चों? 2 हेवी स्ट्रैंड. अगर मैं ये कहूँ ना, we take E. coli bacteria from the N15 medium, drop into the N14 medium. After 1000 generations, how many heavy strands will be there? 2 ही होंगे. ये कभी जाएगा थोड़ी, ये तो रहेगा ना यार, कहीं ना कहीं तो पार्ट लेगा ना. किसी 2 डीएनए में तो ये रहेंगे क्योंकि ये ओल्ड स्ट्रैंड है. आर यू गेटिंग दिस? मैंने बोला 1000 जनरेशन, 1000 जनरेशन हो भी जाएंगे तब भी बेटा आपको ये 2 डीएनए में तो मिलेंगे आपको, है ना. सो द 2 स्ट्रैंड. तो ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलता है. उन्होंने पूछा है फॉर द 12 जनरेशंस. ठीक है, उन्होंने 12 जनरेशंस के लिए पूछा. उन्होंने कहा कि आपने एक N15 मीडियम से डीएनए उठाया, N14 मीडियम में डाला. आफ्टर 12 जनरेशंस उसमें कितने हेवी स्ट्रैंड होंगे? आंसर इज 2. ऑलवेज 2. आप कितने भी जनरेशन बोलो, क्योंकि ये हमेशा रहेंगे दोनों. ठीक है, दे विल बी ऑलवेज देयर. सीक्वेंस मीडियम में यू फिल मीडियम, इफ यू चेंज द मीडियम इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, it will become complicated because you don't have an idea now which bacteria you are selecting. Have you? No. So whatever you have selected, okay, once you can say that, assume that, but after no, that's very difficult to do that. So देखो यहाँ पे अब बहुत ही सिंपल है यार, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है. तो आपको पता है मैं क्या बता रहा हूँ. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ. जस्ट सी इट. इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ. यहाँ पे आप सब लोग देखना, मतलब इसलिए मैं ऐसे एकदम मैन्युअली लेमन लेवल हम लोग करेंगे. देखो ये है बच्चों 2 हेवी डीएनए. तो मैं हेवी डीएनए नहीं लिखूंगा, अच्छे से लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 15-15. तो 15-15 लिखा है, इसका सीधा मतलब है कि ये दोनों ही हेवी है. ठीक है, दोनों स्ट्रैंड है. ना जब बच्चों इसका पहला जनरेशन आएगा तो पहले जनरेशन में ऑब्वियसली 15 and 15 और उसके बाद में बच्चों इसमें होगा 15 and 14. करेक्ट है ना. नाउ अगेन जब ये डिवाइड होंगे बेटा तो एक तो मिलेगा 15-14 और फिर भागा 14-14. अगेन देखो 14-14 and 15-14 दैट विल बी देयर. फिर से बेटा अगर हम लोग एक और जनरेशन देख लेते हैं, इफ वी टेक द अनदर जनरेशन. ठीक है, तो अगर जनरेशन देखेंगे तो अगेन बेटा आपको 15-14 14-14, अगेन बच्चों 14-14 14-14 14-14 14-14 14-14 and 15-14. yes, so any generation you go. ठीक है, अगर मैं इसको और भी आगे बढ़ाऊंगा तब भी ये रहेगा, it will be there. yes or no? yes, बिल्कुल लेमन लेवल पे हमने करके देखा. अब यहाँ तो मैंने तीसरी जनरेशन लाई, थर्ड जनरेशन. नाउ माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे देखो, आई विल टॉक जस्ट रिगार्डिंग द स्ट्रैंड्स. ये आप लिख सकते हो.
If I will talk about the strand, how many heavy strands here? The answer is 100% heavy strands. H का मतलब heavy, ठीक है? Done. Now say about the first generation. पहले generation बेटा how many heavy strands? The answer is 50%. 50% heavy strands and 50% light strands. Yes. Now for the second generation. For the second generation, obviously बेटा यहाँ पे अभी हमें एक important point देखने को मिलता है. अब मैं percentage की जगह पे अगर ये लिखूं तो यहाँ पे देखो मेरे पास स्ट्रैंड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and out of it I will say 2/8 is the heavy strand and 6/8 is what the light strand. Yes everyone, in percentage में कैसे लिखूंगा इसको मैं? परसेंटेज कम करो ना, यहाँ ऑब्वियसली बेटा ये परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे बेटा 25% हेवी स्ट्रैंड एंड 75% लाइट स्ट्रैंड. Now in third generation, let explain me. थर्ड जनरेशन में क्या होगा? 12.5% बेटा हेवी स्ट्रैंड, ठीक है, बाकी जो बचा लाइट स्ट्रैंड, ठीक है. अगर मैंने फोर्थ जनरेशन ले लिया तो आप बोलोगे सर 6.25% हेवी स्ट्रैंड, बाकी जो बचा वो लाइट स्ट्रैंड. आर यू गेटिंग दिस? आर यू गेटिंग दिस? यस और नो? हाँ बच्चों, है ना. देखो ये स्ट्रैंड के बारे में बात हो रही है. नाउ आई विल चेंज माय स्टैंड, नॉट स्ट्रैंड्स. I will talk about the heavy DNA, hybrid DNA. I will talk about the DNA wise. If I will talk with respect to the DNA, how I will talk with? ठीक है, I will just remove this one. ये लिखा क्या आपने बच्चों? ये लिखा क्या रे? पहले जनरेशन में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, फोर्थ में, so on it will happen. Now I will just remove this one. Now I will ask a very simple question. Very simple question. Oh my God. So this time, rub it. A very simple question. It's a 15-14. You know, how many heavy DNA is there? 100% heavy DNA. How many hybrid DNA? 0% hybrid DNA. How many light DNA? 0%, because it's nothing is there. But if I will ask me how many heavy DNA, now the answer is in first generation 0% बेटा हेवी डीएनए हो गया. क्यों? क्योंकि दोनों हाइब्रिड है. 100% बच्चा हाइब्रिड डीएनए हो गया, 0% लाइट डीएनए है. क्लियर है? फर्स्ट जनरेशन. नाउ टॉक अबाउट द सेकंड जनरेशन. डीएनए के हिसाब से, डीएनए स्ट्रैंड नहीं, स्ट्रैंड के हिसाब से तो यहाँ 50-50 हो गया था. नाउ अगर विथ रिस्पेक्ट टू द डीएनए के अमाउंट के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली बेटा दिस इज अ हाइब्रिड, दिस इज अ हाइब्रिड, सो वी हैव द 50% हाइब्रिड एज वेल एज द 15% लाइट. नाउ अगेन आगे तो वही कहानी बनेगी. थर्ड जनरेशन में क्या होगा? थर्ड जनरेशन में क्या होगा? यू हैव ओनली 2 डीएनए आउट ऑफ ऑल दिस which is hybrid. ये this is a hybrid, you know, this is hybrid, this one is hybrid. How many are there? 8. So 2/8 hybrid and 6/8 you can have there. What we can say 6/8. अब यहाँ पे देखो परसेंटेज वही हो गया फिर से 25%, 75%. Now for a fourth generation it will be out of 16, 2/16. For the fifth generation, है ना, 2/32 will be the hybrid DNA. Yes or no? So my question will be there only. My question will not change. The only word will change. After 12 generations, how many hybrid DNA will be there? The answer is yes. Always there will be 2 hybrid DNA. Heavy DNA तो होगा ही नहीं. Heavy DNA will be 0. है ना. Onward फर्स्ट जनरेशन में 0 हो गया हेवी डीएनए. यस और नो? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्यों बच्चे गलती करते? वो क्या पूछ रहे वो देखते ही नहीं है. हाइब्रिड पूछ रहा है या है ना हेवी डीएनए पूछ रहा है, क्या है? हेवी स्ट्रैंड पूछेगा तो या तो हाइब्रिड डीएनए पूछेगा. दैट्स इट. आर यू क्लियर? Yes, sir.
किसी को कोई डाउट है पूछ लो यार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना, बिल्कुल देखने को मिलता है। मैंने सारे ही क्वेश्चन के आंसर दिए हैं यहाँ पे, कोई भी कैसे भी पूछे। इवन इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब if you take a DNA from N14 medium and culture it on the है ना N15 medium, तो बेटा फिर क्या होगा? इसका उल्टा होगा। what will happen, you can manually do this one. See 14 से शुरू करो तो पहला ही बनेगा बेटा 14 15 बनेगा, 14 15 बनेगा। नाउ यू हैव दिस अगेन। जब बेटा इससे, क्योंकि वो 15 मीडियम में बन रहा है, तो अगर 15 मीडियम में बन रहा है तो डेफिनेटली बेटा अगेन देखो ये 14 15 बनेगा, ये 14 15 बनेगा, बट यहाँ पे आपको 15 15 और 15 15 मिलेगा। अब जो बात आप हेवी स्ट्रैंड के लिए बोल रहे थे, अब आप लाइट स्ट्रैंड के लिए बोल सकते हो। ठीक है, आपको हर जनरेशन में है ना 2 लाइट स्ट्रैंड वाले डीएनए जरूर मिलेंगे। यस और नो? एनी जनरेशन आगे चलते चले जाओ, उसमें भी वैसा ही कैलकुलेशन होगा। हाइब्रिड का भी वैसा ही कैलकुलेशन होगा। हाइब्रिड का कैलकुलेशन तो बदलेगा ही नहीं। इट विल बी ऑलवेज टू डीएनए विल बी हाइब्रिड फॉर एनी जनरेशन। यस यस एवरीवन। उल्टा करके दिखा है ना, उल्टा भी सोच के देखो। तो इससे क्या साबित होता है? व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, इससे साबित होता है दैट कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव। ओके, है ना? अच्छा, ऐसे कैसे? तो ये था मेसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। बेटा किसी को दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम है ना? पूछो। नाउ देखो, ये इतना क्लियर है नहीं, क्योंकि हमें दिखते नहीं है एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड। हमने मान लिया क्योंकि बीच में आ गया, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेंटर में आ गया, इसलिए मान लिया सेंटर में आ गया। बट यार दिखता तो है नहीं। दिखता है क्या? सेंटर में आ गया मान लिया है। तो बेटा इसको साबित किया टेलर नाम के साइंटिस्ट ने। टेलर नाम के साइंटिस्ट ने बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया। भाई साहब ने बोला देखो, ही यूज्ड, देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ। डीएनए को अगर आप उसकी रेडियो एक्टिविटी देखना चाहते हो, इफ यू वांट टू सी द रेडियो एक्टिविटी, नाउ यू हैव टू यूज द ट्रिशियम। ट्रिशियम इज व्हाट? द H3, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ठीक है, नाउ कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उसमें तो हमेशा होते बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब तो होता ही है, बराबर। यस, नाउ अंडरस्टैंड दिस कि हमने ट्रिशिएटेड थाइमिडीन यूज किया। नाउ व्हाई द थाइमिडीन ओनली? एनीवन कैन टेल मी व्हाई वी यूज द थाइमिडीन, ट्रिशिएटेड थाइमिडीन? because uridine is only present in the RNA, है ना? ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन आप यूज करोगे तो बेटा उससे क्या बन सकता है? वो डीएनए में भी पार्ट ले सकता है, आरएनए में भी पार्ट ले सकता है। इसीलिए क्या किया उसने? थाइमिडीन यूज किया था। थाइमिडीन जस्ट ऑलवेज रिलेटेड टू द डीएनए, इट्स नॉट इन्वॉल्व इन द आरएनए। तो जो भी सेल में रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी वो डीएनए की दिखाई देगी, आरएनए की नहीं। नाउ अंडरस्टैंड दिस। हम लोगों ने बेटा एक तो ये प्लांट लिया था उन्होंने, है ना? है ना? जो प्लांट लिया है, कौन सा प्लांट है यार, है ना? विसिया फाबा। ठीक है, तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट में उन्होंने क्या किया? प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनको फीड कर दिया। छोटे प्लांट है, ठीक है, उनको फीड किया विद द ट्रिशिएटेड थाइमिडीन मीडियम। नाउ बच्चों, जब भी डीएनए बनेगा तो क्या होगा? ये तो ओल्ड स्ट्रैंड है जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। ओल्ड स्ट्रैंड है ना, दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव, दिस इज ओल्ड स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव। अब अगर नया डीएनए बनेगा तो आपको डीएनए दिखाई देगा। मतलब देखो, एक तरफ का एक सिंगल स्ट्रैंड आपको दिखाई देगा, ये जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है, ओल्ड है, बट ये रेडियो एक्टिव है यार, ये दिखाई देगा। नया जो बनेगा ना, इट विल शाइन इन, ठीक है, सेम वे इट विल शाइन। दिस इज अ रेडियो एक्टिव, दिस वन विल नॉट शाइन। बट अगर आप आगे वाली जनरेशन में जाओगे तो आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेंगे, जो कि दोनों स्ट्रैंड बेटा जिसके रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे।
ठीक है, तो इससे एग्जैक्टली साबित हो जाता है कि हमें ऐसे डीएनए मिलते हैं जिसमें एक ही स्ट्रैंड रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है कंप्लीट, और दूसरा स्ट्रैंड दिखा नहीं रहा, जब है ना पहली जनरेशन हमको मिलती है तब। तो उससे एग्जैक्ट साबित हो जाता है कि एक डीएनए जब भी बनता है उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है और एक नया स्ट्रैंड होता है। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? फिर एक बार Yes, बताओ sir. क्या। देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेलर ने यूज किया था, मेसल्सन एंड स्टाल ने नहीं। मेसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट हेवी क्या बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर निर्भर था। ऑटो रेडियोग्राफी, ये जो प्रोसेस होती है ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, ऑडियो रेडियोग्राफी ये जो प्रोसेस होती है बेटा, इसको यूज किया था है ना टेलर नाम के साइंटिस्ट ने। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। ठीक है, क्या है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव? इट इज नाउ प्रोन दैट डीएनए replicates semi conservatively. Replication was shown first in Escherichia coli bacteria and subsequently in higher organisms, ठीक है, such as plants and human cells। बाद में सब में हम लोगों ने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा। तो मैथ्यू मेजेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल performed the experiment in 1958। Meselson and Stahl grew E. coli on medium containing N14H4Cl। ठीक है, so N15 is the heavy isotope of nitrogen। Remember, it's a heavy isotope as the only nitrogen source for many generations। तो क्योंकि उसको जिस मीडियम में ग्रो किया है तो उसको वही खाने को मिलेगा। The result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA। तो जितने भी नए डीएनए बनेंगे सब में N15 इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मतलब जो प्रोटीन्स बनते हैं उनमें भी N15 जमा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो खाने में दोगे वो तो सब में आएगा ही आएगा। Now this heavy DNA molecule could be distinguished। Now understand this। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देखो क्या कहता है। This heavy DNA could be distinguished from the normal DNA। normal मतलब N14 वाला। By centrifugation in a cesium, देखो यहाँ पे cesium chloride density gradient centrifugation, बराबर। So N15 is not radioactive isotope। ये देखो हमारी एनसीईआरटी साफ लिख रही है। Understand this, N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from N14 only based on the densities। density से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से नहीं। यस है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बहुत पुराने पेपर है, प्रीवियस ईयर्स पेपर, नीट के ही एआरपीएमटी के, उसमें N14 और N15 के क्वेश्चंस है और उसको रेडियो एक्टिव बोल रहे हो वो लोग। खुद पेपर में, हाँ एआईपीएमटी के पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, बट वहां पे यार गलती थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं था वो, ठीक है। नाउ वी नो इट। देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू अ मीडियम विद द नॉर्मल N14। देखो वही जो अभी बताया मैंने। तो आफ्टर 20 मिनट इन ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो जो फर्स्ट जनरेशन मिलेगी वो 20 मिनट बाद में मिलेगी, सेकेंड जनरेशन आफ्टर 40 मिनट। shows the two density bands indicated that 50% DNA are normal है ना, and 50% DNA turned hybrid। हेवी रहेगा ही नहीं, हेवी तो गायब हो जाएगा, है ना, containing N14 and N15। So similar experiments involving use of radioactive thymidine। Understand this। अब मैंने बता दिया थायमिडीन ही क्यों यूज किया, और उसमें कौन सा रेडियो एक्टिव यूज किया था रे, जो एनसीईआरटी बताती नहीं है। इट्स अ ट्रिशिएटेड, ट्रिशियम मतलब दैट इज H3 हाइड्रोजन, tritiated thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosome। The plant is the Vicia fababine। टेलर नाम के साइंटिस्ट है, 1958
तो उसी ईयर में बेटा दोनों ने ही ये साबित करके दिखा दिया कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव। तो ये है वो डायग्राम यहाँ पे आपके सामने जो अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी। ठीक है, तो यही है बेटा N14 वाला डीएनए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो N15 वाला डीएनए। फिर ये दो बेटा आफ्टर 20 मिनट दो हाइब्रिड आपको देखने को मिल रहे हैं, एंड देन आफ्टर अगेन 20 मिनट जनरेशन 2 देखने को मिल रहा है। ये देखो ये कम्प्लीटली लाइट डीएनए है, ये कम्प्लीटली लाइट डीएनए है, बट ये दोनों बेटा जो है आपको हाइब्रिड डीएनए देखने को मिल रहे हैं 50% 50%। तो हेवी का बेटा यहाँ पे आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी है सेंट्रीफ्यूगेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइब्रिड बेटा इस पोजीशन पे आएंगे और बेटा लाइट और हाइब्रिड यहाँ पे आ जाएंगे। तो दैट इज ओनली हेवी डीएनए मिलेगा ही नहीं आप, मतलब हेवी डीएनए गया कहाँ। सो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द प्रूफ दैट डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यस, नो बच्चों सर। क्लियर, बहुत बढ़िया। नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ पे अब हम लोग डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस को समझते हैं। पहला तो मुद्दा है रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स इट्स आइडेंटिकल कॉपीज कॉल्ड रेप्लिका। हम लोग उसको रेप्लिका बोलते हैं। रेप्लिका का मतलब होता है बेटा एग्जैक्ट कॉपी, जेरॉक्स कॉपी। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेज ऑफ द इंटरफेस प्रायर टू द सेल डिवीजन, बट ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के लिए है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई एस फेज वगैरह कुछ होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्यूजन होता है, बाइनरी फ्यूजन। तो इट विल टेक्स प्लेस बिफोर द बाइनरी फ्यूजन इन द प्रोकैरियोटिक सेल। एस फेज ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा जिसमें न्यूक्लियस है, उनकी बात है। नाउ द मशीनरी एंड द एंजाइम। अभी यार यहाँ पे मशीनरी को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखो ये सब पढ़ते रहने से बढ़िया है कि हम लोग डायरेक्टली जंप करें और प्रोसेस को पढ़ना शुरू करें। लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग। DNA is a polymerase, you know, it's a polymer. It's a polymer of the nucleotides. DNA is the polymer of the nucleotides. That means whatever may be, नया जब भी DNA का स्ट्रैंड बनाया जाएगा, that reaction is called as what? The polymerization, है ना। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाए जाएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड 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 जोड़ते चले जाओ, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते चले जाओ, कनेक्ट करते चले जाओ। यहाँ पे बेटा 5' एंड है, ये 3' एंड है, चले जोड़ते चले जाओ। यहाँ पे देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते चले जाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली हमेशा आखिरी में एक 3' एंड बचेगा, ये आपको पता है। सो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के बाद में बाइंड होते जाते हैं और इसी प्रोसेस को, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ पॉलीमर, इस प्रोसेस को मैं पॉलीमराइजेशन कहता हूं। क्योंकि डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो मैं इसका डीएनए पॉलीमराइजेशन कहता हूं। क्या सिंपल टर्मिनोलॉजी है यार ये, है ना, डीएनए पॉलीमराइजेशन। तो बेटा एंजाइम के नाम भी तो ऐसे ही रखे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन करने वाला एंजाइम है उसको हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। और क्या, इट्स अ डीएनए पॉलीमरेज। बट अंडरस्टैंड दिस, मेरे पास ये डीएनए है, ये 3' वाला एंड है, ये 5' वाला एंड है। यहाँ पे ए लगा हुआ, यहाँ टी लगा हुआ, यहाँ पे जी लगा हुआ, यहाँ सी है, सी है, जी है, सी है, ए है। आरएनए सॉरी डीएनए पॉलीमरेज आया, देखा इधर ए लगा हुआ है, ओके चलो यहाँ टी लगा देता हूँ, यहाँ टी है तो यहाँ लगा देता हूँ, ए जोड़ दो, जी है ला सी जोड़ दो, सी है लगा दो, जी जोड़ दो, सी है लगा दो, जी जोड़ दो, जी है लगा दो, सी जोड़ दो। ऐसे करते करते आगे तक बेटा ये लेके चला जाता है इन दिस डायरेक्शन। तो नया डीएनए ये ओल्ड स्ट्रैंड है, उसको देख देख करके नया स्ट्रैंड बना, न्यू स्ट्रैंड बना। न्यू स्ट्रैंड इज ऑलवेज इन द 5 to 3 डायरेक्शन, बराबर। तो बेटा ये जो डीएनए पॉलीमराइज है ना, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता,
है ना, तू वहां पे खड़ा रहे और देख खुद, है ना, गाड़ी आ रही जा रही है, ऐसा कुछ ऐसा आप बोलोगे, वो खुद से कोई दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। उसको बेटा खुद से कुछ समझ में नहीं आता, उसको तो पता है सिर्फ पॉलीमराइजेशन करना, बट कैसे, दूसरे अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड हो, ये कॉपी कैट है यार, ये कॉपी करता है, इसकी खुद की अकल थोड़ी है इसको। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये ओल्ड स्ट्रैंड को देखेगा एज ए टेम्पलेट। सो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आपको नाम समझ में आया होगा। तो जो मेन एंजाइम है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। यस, एंजाइम वाला कंसेप्ट क्लियर है रे? हेलो, यस, कोई तो बोलो कुछ। Yes, sir. डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इट्स वेरी इजी बिकॉज यू नो, इट्स वेरी इजी बिकॉज यू नो इट, कि वो, अरे यार, बिना टेम्पलेट के वो एक ओल्ड स्ट्रैंड को रखेगा तभी नया स्ट्रैंड बनेगा, सेमी कंजर्वेटिव तो है ही। सो देयर इज ऑलवेज अ ओल्ड स्ट्रैंड एंड इट इज कॉपीड in 5 to 3 dash direction, new strand is formed, ठीक है, दैट्स इट। और ये काम डीएनए के डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करेगा। यस, सो ये है बेटा पूरा उसका बेसिक, उस बेचारे एंजाइम का इंट्रोडक्शन, ठीक है। नाउ इस डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे टाइप भी होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के, बट हम लोग उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। विल जस्ट टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन वेरी सिंपल मैनर, ताकि आपको बेटा एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग, ओके। देखो, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि पॉलीमराइजेशन मतलब अगर बॉन्ड बनाने हैं, इफ यू वांट टू फॉर्म बॉन्ड, तो बेटा रॉ मटेरियल क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए अगर रेप्लिकेशन करना है, तो रॉ मटेरियल चाहिए। वो क्या है बेटा, अगर आप घर बनाना चाहिए तो ब्रिक्स होने चाहिए, तो ऑब्वियसली बेटा रॉ मटेरियल इज दिस न्यूक्लियोटाइड्स। अगर डीएनए बनानी है प्रोसेस, डीएनए ही तो बनाना है, तो डीएनए अगर बनाना है तो रॉ मटेरियल होगा हमारा डीएएमपी, डीजीएमपी, DCMP and DTMP. These are four things. Deoxyadenosine monophosphate, deoxyguanosine monophosphate. बट बेटा ये चार्ज किए जाते हैं, दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, द DETP, DGTP, DCTP and DTTP. That's what the point. ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे मान लेते हैं एक DAMP लगा हुआ है, उसको बेटा एक और जुड़ा हुआ है DGMP। अब यहाँ पे एक नया वाला आके जुड़ना चाहता है, मान लेते ये जाके जुड़ना चाहता है, अगर यहाँ पे आके वो जाना है ना, ज्वाइन होना चाहता है, तो उसको चाहिए एनर्जी, इट नीड्स एनर्जी टू फॉर्म द बॉन्ड, दैट बॉन्ड। सो ऑब्वियसली बेटा ऑटोमेटिकली ये जो है ना यहाँ पे DTTP है, DTTP है मतलब इट हैज अ 2 phosphate bonds. So whenever it will bind in the form of the DTMP, thymidine monophosphate. So what happens when it will join? It releases that 2 inorganic phosphate and releases energy to bind. तो क्वेश्चन आपको पूछा गया, एम्स में क्वेश्चन आया था कि जब भी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो उसको एनर्जी कौन देता है, आंसर वो खुद। क्लियर है रे? है ना, जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं वो खुद ही एनर्जी लाके देते हैं, खुद ही अपनी एनर्जी खुद लेके आते हैं, है ना, खुद ही आते, खुद ही होता है उनका सेल्फ सर्विस, है ना। ऐसे होटल नहीं होते, खुद ही आओ पैसे दो, खुद ही उठाओ लेके जाओ, हमारे पास नहीं है वेटर वगैरह कोई, तो वैसा ही है यहाँ पे, है ना। सो इज इट क्लियर, है ना, इज इट क्लियर? तो ये है चार्ज्ड बेटा न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दिस इज द चार्ज्ड। दैट्स इट। नाउ चलो बेसिक प्रोसेस पे आते हैं। अब बेटा आपका दिमाग पूरी तरह से, है ना, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मतलब
फोकस में होना चाहिए कि मैं जो जो बताऊं उसको ध्यान से सुनो। देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है, इसमें 3 स्टेप होंगे बच्चों। वन इज व्हाट द इनिशिएशन, ऑब्वियसली सेकंड इज द इलॉन्गेशन, एंड द थर्ड वन इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वैसा कुछ यहाँ पे होता नहीं है, बट इट्स ओके, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, ठीक है। मेन तो इनिशिएशन और इलॉन्गेशन है, पहले स्टेप को आपको समझना है बच्चों। प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम क्या है कि डीएनए अगर अपनी 2 कॉपीज बनाना चाहता है, ठीक है। अब यार ये डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। अगर ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये मान लेते हैं बच्चों, ये है उसका 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश, ठीक है। तो अब यार ये होगा कैसे? कॉपी तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखो डीएनए पॉलीमरेज कैन रीड अ सिंगल स्ट्रैंड, इट कैन नॉट रीड बोथ द स्ट्रैंड्स एट वंस। सो पहला कार्यक्रम क्या होना चाहिए? पहला कार्यक्रम है कि इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाए। तो जो पहला पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द निक फॉर्मेशन, ठीक है। इट्स अ निक फॉर्मेशन। बड़ा ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं मैं, निक फॉर्मेशन। तो बेटा जो कुछ होते हैं जिनको हम लोग इनिशिएशन प्रोटीन्स कहते हैं, इनिशिएशन प्रोटीन, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रैंड्स को कहीं ना कहीं बीच से तोड़ दे, कट कर दे। और जैसे बेटा वो कहीं ना कहीं बीच से उसको कट कर देते हैं, तो बेटा देख सकते हो आप लोग कि ये जो डीएनए स्ट्रैंड है इस तरह से ओपन हो गया है, थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बिट इट्स ओपन, ठीक है। यस, जैसे बेटा निक फॉर्मेशन होगा, निक फॉर्मेशन, दिस इज अ निक, मतलब एक छोटा सा निक कर दिया गया है जो बाद में ज्वाइन किया जाएगा, ठीक है। देखो nick will be closed after the entry of हेलिकेज। तो जो हेलिकेज नाम का जो एंजाइम है, अब इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या करेगा ये हेलिकेज? थोड़ा देर से डायग्राम देखो है, ये देखो आपको ऐसे दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर देखो। जो डीएनए है ना, अब जहां पे निक बना था वो जोड़ दिया, कनेक्ट हो गया, यहाँ पे निक बना था, यहाँ से कौन एंटर किया था? यहाँ पे देखो आप, वो एंजाइम, ठीक है। ये है हेलिकेज नाम का एंजाइम, ठीक है। दिस इज एन हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया है दोनों साइड में, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बीच में दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ बेटा, इधर भी और इधर भी, बोथ द साइड में हेलिकेज डीएनए अपना काम करना शुरू कर चुका है। हेलिकेज, दिस इज एन हेलिकेज। इसको आप लोग अनजिपिंग, सॉरी जेड, इसको हम लोग अनजिपिंग प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग रैप प्रोटीन कहते हैं, रेप्लिकेशन प्रोटीन कहते हैं। दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो जहां पे बेटा ये हेलिकेज जाके एंट्री मारेंगे, वहां पे है ना हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटने का चांस, कार्यक्रम शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनजिपिंग प्रोटीन। मतलब ऑब्वियसली निक फॉर्मेशन ये पहली स्टेप जो होने के बाद में, एक्चुअली जो सेकंड है वो क्या होता है बेटा? अनजिपिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये चीज होती है, कौन करेगा अनजिपिंग ऑफ डीएनए? बाय द हेलिकेज एंजाइम। Now remember this is a bi-directional process. बच्चों ये एक बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। बाय डायरेक्शनल का मतलब है दोनों तरफ मूवमेंट चल रहा है। इधर भी बेटा वो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर दिया है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू हो गया। आई होप यहाँ तक आपको प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। यस, यस सर। डोंट गो फॉर एनिमेशन और समथिंग, अंडरस्टैंड इन बेसिक कोर मैनर, ठीक है। प्योर मैनर में इसको समझो आप लोग, ठीक है। सर हाँ, ये कैसे पता चला कि ये बाई डायरेक्शनल है मतलब? कैसे पता चला? अच्छा, देखो जैसे ये पता चला कि अज्यूम किया हेलिकेज, है कि
अज्यूम नहीं किया है, कुछ भी चीज अज्यूम की गई नहीं है। ये कैसे पता चला कि ये सेमी कंजर्वेटिव है ना? ये कैसे पता चला? मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी, क्योंकि ये आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो ना, इसलिए मैंने एक चीज यहाँ पे बताई थी, मे बी वेयर आई रिटन पता नहीं, मैंने कहा का डीएनए रेप्लिकेशन को हम कंट्रोल्ड मैनर में करते हैं इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब हम डीएनए रेप्लिकेशन को कर सकते हैं, हम एज ए, है ना, ह्यूमन। समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ, तो मतलब हम सब कर सकते हैं, हमें पता है कौन कौन सी स्टेप्स होती है, क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इतने महान बन चुके हैं कि हमने लैब में जिंदा सेल बना दिया है। ठीक है, कुछ दिनों बाद में उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये हो चुका है, अभी मेरे को क्या करने का है। ठीक है, यस एवरीवन, है ना? सो वी हैव वेरी वेरी मतलब देखो, ये सब हम पढ़ रहे कब के कंसेप्ट है यार, ये कब डिस्कवर हुए थे, है ना? आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले, 70 साल, 80 साल पहले के ये कंसेप्ट है ना? ये सब हम तब के, अभी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है कहानी, है ना? सो आगे चले, अनजिपिंग ऑफ द डीएनए, नाउ यू हैव दिस अनजिपिंग ऑफ डीएनए बाय हेलिकेज एंजाइम, इट्स अ बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। थोड़ी देर बाद मैं ये दिखाऊंगा मैं आपको बाय डायरेक्शनल का मजा क्या है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस अनजिपिंग ऑफ डीएनए इज देयर, बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों? देखो, आपको ये पता हो गया कि अगर दोनों स्ट्रैंड खुलेंगे तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर नया डीएनए बनने की प्रोसेस बन सकती है, बट प्रॉब्लम और है। अब मान लेते बेटा ये इधर आगे चला, काटते काटते ये इधर आगे चला, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते करते, तो ये पीछे वाले दोनों डीएनए, इनको बेटा फिर से चिपकने में कौन रोक सकता है? क्या यस और नो? हाँ या ना? है ना? तो बेटा जो सिंगल स्ट्रैंड बने हैं फिर से चिपक जाएंगे, तुम आगे कट करते जाओ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही है ना उनके बीच में, उनको जोड़ने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है। उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, बट उसकी टेंडेंसी बॉन्ड बनने की थोड़ी तोड़ी है। यस और नो? अगर ये मान लो इधर चला गया हेलिकेज, इधर चला गया हेलिकेज, दोनों फिर से चिपक जाएंगे, तो आरएनए और डीएनए पॉलीमरेज तो बोलेगा यार ये तो क्या है, मेरे को कॉपी भी नहीं करने दे रहे, ऐसा बोलेगा वो। सो यहाँ पे आता है एक और, है ना, रोल। यहाँ पे देखो, यहाँ आता है बेटा मेंटेनेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन, सिंगल मेंटेनेंस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, ये कौन करता है ना? ये करता है बाय द SSBP, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एंड इट विल, है ना, इट विल फॉर्म, है ना, रेप्लिकेशन आई, और रेप्लिकेशन बबल। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपको रेप्लिकेशन आई या रेप्लिकेशन बबल बनते हुए दिखाई देगा। आई विल शो द डायग्राम हियर वेरी केयरफुली, बड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे बेटा देखो, इस तरह से आपको डीएनए स्ट्रैंड ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो डीएनए है अभी कट होने का है, ये आपको देखने को मिल रहा है बेटा। इस तरह से दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड्स बेटा ओपन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी भी हेलिकेज इधर बेटा अपना काम कर रहा है, हेलिकेज यहाँ जाएगा इस साइड में, इस साइड में बेटा हेलिकेज अपना काम करेगा। इधर भी बेटा सिंगल स्ट्रैंड खुला हो चुका है। नाउ यू कैन सी वेरी केयरफुली, जो मैं कंसेप्ट अभी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स अटैच हुए हैं जो कि इनको वापस से बेटा, है ना, डबल स्ट्रैंड बनने नहीं देते। मतलब ये कौन से प्रोटीन है रे? SSBP, single strand binding protein. On the both the strand they will attach and they will hold at a proper position so that these DNAs cannot renature, मतलब फिर से वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंड रेप्लिकेशन आई, ये आंख जैसा दिखाई दे रहा है, या इसी को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। नाउ माइंड इट वेरी केयरफुली, दिस इज अ 5' end, this one is a 3' end, this one is a 3' end, and this one is a 5' end. ओके, सो इस तरह से बेटा हमें एक रेप्लिकेशन बबल देखने को मिल रहा है। बट वन थिंग अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, 4 चीज होती है बेटा, है ना? देखो, ये होता है अवॉइडिंग, है ना, सुपर कॉइलिंग।
अभी होता क्या है, क्योंकि अगर आप डीएनए को बड़े ध्यान से देखोगे तो डीएनए तो हेलिकली कॉइल्ड है, मतलब ये ऐसा है, आप लोगों को तो पता है, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ से ओपन भी कर दिया एज ए रेप्लिकेशन बबल, इफ यू ओपन इट, ओके, तो जो हेलिकेज है उसको निकालते तो चला जा रहा है, बट व्हाट हैपेंस यू नो, कि बेटा अगर देखो हेलिकेज यहाँ तोड़ते चला जा रहा है, हेलिकेज यहाँ पे तोड़ दिया, तो इधर जो है और इस साइड में जो डीएनए है जो भी टूटा नहीं है, मतलब जो अभी उसका बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है, तो इसमें टॉर्शन बनता है। टॉर्शन मतलब आपको मैं बता दूं, दो बेटा धागे लो, दोनों धागों को एक दूसरे के ऊपर है ना कॉइल करना शुरू करो, दोनों धागे को कॉइल करना शुरू करो और दोनों के दोनों एंड बांध दो कॉइल करके, और बीच से बेटा उसको खोल के देखो तो टॉर्शन बढ़ता है यार। इधर टॉर्शन बढ़ेगा, इधर टॉर्शन बढ़ेगा, और इधर इतना बेटा डीएनए के ऊपर प्रेशर आता है, कॉइलिंग है ना, निगेटिव सुपर कॉइलिंग बोलते हैं यार उसको। इतना मतलब क्योंकि ये ओपन होते चला जा रहा है तो प्रेशर इधर बढ़ता चला जा रहा है, प्रेशर इधर बढ़ता चला जा रहा है, इनके ऊपर बेटा जबरदस्ती का कॉइलिंग हो रहा है, मतलब ये अननेसेसरी दे आर कॉइलिंग, मतलब जो भी है ना राइट हैंडेड कॉइलिंग है वो है ना अननेसेसरी ओवर कॉइलिंग कर रहा है, उससे डीएनए डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कौन अवॉइड कर सकता है, तो यहाँ पे आता है बेटा आंसर, बाय टोपोआइसोमरेज, ठीक है, या बैक्टीरिया में इसको हम लोग कहते हैं गायरेज। अब इसका थोड़ा सा फंडा अलग अलग है, बट मैं उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पे सीधी बात बताता हूँ कि टोपोआइसोमरेज करते क्या है, वो आते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का एंजाइम ले लेते, वो आते हैं यहाँ पे बेटा, ये जो डी है ना यहाँ पे आएंगे और इस डीएनए को तोड़ देंगे, इधर आएंगे, जब ये डीएनए तो यहाँ पे बेटा ये आएंगे और इधर बेटा एक जो फ्रैगमेंट है उसको तोड़ देंगे, तोड़ के जितना ज्यादा सुपर कॉइलिंग हुआ उसको रिलैक्स करेंगे, फिर से जोड़ देंगे। सो टोपोआइसोमरेज का क्या काम है, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है, तो आंसर आपको याद रखना है कि टोपोआइसोमरेज जो भी निगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है उसको कम कर देता है, जिससे डीएनए का डैमेज होने का चांस बच जाए। यस और नो? यस, हाँ या ना? हर एक का देखो फंक्शन, वो क्या पूछते हैं ना एग्जाम में उतना बता रहा हूं मैं, एंड दैट इज वेरी है ना peculiarly clear to you. Now you have everything, you have everything, you know, आपके पास ये सारा डायग्राम है, आप थोड़ा सा इस डायग्राम के पास आओ, आपको टोपोआइसोमरेज का फंक्शन समझ में आया बेटा। जितना ये ओपन करेंगे ना दोनों डीएनए स्ट्रैंड को, तो जो कॉइल्ड डीएनए है वो और भी ज्यादा कॉइल होना शुरू हो जाता है, टॉर्शन जिसको बोलते हैं वो बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाट है ना वी हैव टू है ना रिलैक्स द डीएनए, दोनों साइड के जो डीएनए हैं जिनके ऊपर ज्यादा कॉइलिंग इम्पैक्ट आ रहा है उसको रिलैक्स करने के लिए टोपोआइसोमरेज जाएंगे, जहां जहां ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है वहां थोड़ा सा तोड़ करके रिलैक्स करके फिर जोड़ देंगे, ठीक है, बाद में हेलिकेज पहुंचेगा ही वहां पे। सो एनीवे, the point you have to understand here right now, beta, we cannot understand the DNA replication by seeing this bubble. ये बबल या रेप्लिकेशन आय से हमें डीएनए का रेप्लिकेशन समझ में नहीं आता, तो फिर कैसे समझेंगे? नाउ अंडरस्टैंड दिस, ना मैं यहां से बेटा एक ऐसी एक है ना इमेजिनरी लाइन बना लेता हूं, ठीक है, और जैसे मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई तो हाफ पोर्शन को मैंने कंसिडर ही नहीं किया, मान लेते मैंने इसको कंसिडर किया, अगर ये 5' एंड है ना, ये वाला, ये अगर 5' एंड है तो बेटा ये हो गया मेरे लिए 3' एंड, क्योंकि इधर वाले को कंसिडर ही नहीं कर रहा है, यहां तक का डीएनए कंसिडर किया, तो दिस इज अ 3' एंड। एवरीवन इज क्लियर? सेम मैनर इफ दिस इज अ 3' एंड, ये वाला अगर 3' एंड है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस वन विल बी द 5' एंड। सो आई विल जस्ट ड्रॉ हियर दिस वन, ठीक है। सो रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ रेप्लिकेशन फॉर्क? एक तो हम लोग बोलेंगे वाई शेप्ड, है ना, इट्स अ वाई शेप्ड टू अंडरस्टैंड द डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ अंडरस्टैंड, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे देखो, ये है बेटा डीएनए का पोर्शन जो ओपन हुआ है, ये उसका 5' एंड है, ये 3' एंड है, और ये वाला वो डीएनए है, ये पोर्शन ओपन हुआ है, ठीक है, ये उसका 5' एंड है, ये 3' एंड है। यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ हमारे भाई साहब हेलिकेज भाई साहब जो है वो पहुंच चुके हैं, उनका एम है कि सामने वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड है मैं तोड़ के ही दम लूंगा, उनका कार्यक्रम चालू है।
हमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएसबीपी प्रोटीन्स यहाँ पे अटैच्ड है बच्चों, ये एसएसबीपी प्रोटीन्स है जो इनको मेंटेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ रेप्लिकेशन फोर्क इज रेडी। अभी प्रॉब्लम है, अभी कौन आएगा मान लेते हैं, यहाँ पे मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ। यहाँ पे बच्चों सीक्वेंस है रे, यहाँ पे एडेनिन है, ग्वानिन है, वट एवर द थिंग्स आर देयर। तो यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है, आप देख सकते हो, ठीक है। इधर भी बेटा नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है, ये आप देख सकते हो, जो कि ओपन हो चुका है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यहाँ पे आपको डेफिनेटली बेटा देखने को मिलते हैं ना। तो दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं, अब तो बेटा खुल गया सब कुछ, है ना। अब आओ फिर डीएनए पॉलीमरेज आए और ये कार्यक्रम करना शुरू कर दे, इलोंगेशन वाला, जो भी नया डीएनए स्ट्रैंड बना सकता है दोनों स्ट्रैंड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मुद्दा आता है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, इसमें एक और कमजोरी है। एक तो वो बिना देखे कार्यक्रम कर नहीं सकता, दूसरा आपने पता होगा ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरा ऐसे रट के जाते हैं, है ना, हिस्ट्री वगैरह का जो है ना पेपर होता है पूरा रट के जाते हैं, बट उनको है ना एक क्वेश्चन रहता है उनके दिमाग में, वो है ना पहला वाला स्टेटमेंट मेरे को बता दो, फिर मैं देखो कैसा लिखता हूँ, पहला वाला याद नहीं आता, बराबर है। मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज का एक और दिक्कत है, और ये ऐसा कॉपी कैट है, बट इसमें बेटा इनिशिएशन की पावर नहीं है, इनिशिएशन नहीं कर सकता, मतलब पॉलीमराइजेशन की शुरुआत नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि जब भी उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है तो उसको कहीं ना कहीं सामने उसके, है ना, एक ऐसा एंड चाहिए, एक ऐसा एंड चाहिए जहां पे 3' ग्रुप खुला हो। अगर उसको ये OH ग्रुप मिल गया ना, तो फिर बाद में यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड वो जोड़ता चला जाएगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता चला जाएगा, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो बनाता चला जाएगा, बट उसको इनिशियल लेवल पे चाहिए यार, इनिशिएशन चाहिए, यहाँ पे मुद्दा फंस जाता है। तो इस चक्कर में अब हमें क्या नोटिस करना है, यहाँ पे एक और जन आता है इनिशिएशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे रोल आता है बेटा आरएनए प्राइमर का, ठीक है। आरएनए प्राइमर एक आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस होता है, ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। सपोज यहाँ पे अगर सपोज बेटा ए है, यहाँ पे जी है और यहाँ टी है, तो हमारे पास एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस होगा बेटा इस तरह से, ए है तो यहाँ यू होगा, यहाँ जी है तो यहाँ सी होगा, यहाँ टी है तो यहाँ ए होगा। सो दिस इज एन आरएनए प्राइमर, जो कि पहले से ही रेडीमेड बना हुआ है, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर वहां जाकर के अटैच हो जाता है। नाउ ऑब्वियसली अगर आरएनए प्राइमर अटैच हुआ तो 3' एंड उधर है, तो यहाँ OH ग्रुप खुला मिलेगा, OH ग्रुप खुला मिलेगा। अब बेटा तुरंत डीएनए पॉलीमरेज भाग भाग के आएगा, बोले अच्छा रेडी है, मेरे को समझ गया पहला स्टेटमेंट क्या है ना। और जैसे ही बेटा ये डीएनए पॉलीमरेज को एरिया दिखता है, ये डीएनए पॉलीमरेज को दिखता है कि अच्छा यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद तुरंत बेटा बिना रुके, बिना कुछ सोचे समझे, बिना इंतजार किए, ये बस इसको एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ेगा और नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता चला जाएगा। बट उसको इनिशिएशन चाहिए था, ये जो ग्रीन वाला एरो है, ये नया स्ट्रैंड जो बनते चले जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्ट्रैंड। बट आरएनए प्राइमर जो है वो रिक्वायरमेंट इसकी है, आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इसे बनाता कौन है, तो आरएनए प्राइमेज नाम का एंजाइम। तो आरएनए प्राइमेज आता है और उसको आरएनए प्राइमर को लेके आता है और उसको बाइंड कर देता है। बट अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से, है ना, आराम से सुनो। स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आरएनए प्राइमर ऑलवेज बाइंड्स एट द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखो ये टेम्पलेट है, RNA primer always binds at the 3' end of the template strand. RNA primer binds at the 3' end of the template. RNA primer always binds at the 3' end. RNA primer always bind at the 3' end. RNA primer always bind at the 3' end. क्योंकि अगर ये आपने नहीं समझा स्टेटमेंट तो आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन समझ में नहीं आए, यू डोंट गेट इट। आई विल अगेन रिपीट, RNA primer always attach at
3' एंड ऑफ द टेम्पलेट। आप देख सकते हो मैंने कहा अटैच किया आरएनए प्राइमर को, ये है टेम्पलेट का 3' एंड, और यहां पे बेटा मैंने आरएनए प्राइमर को लगा दिया 5'3'। एंटी पैरेलल नेचर, always remember this, RNA primer always attach at the 3' end। now it's clear। तो जैसे ही आरएनए प्राइमर अटैच हो गया 3' एंड के ऊपर बेटा, वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आ गया, बोले तैयार हूं मैं, चलो एंट्री करता है और तुरंत बेटा एक्सटेंशन करना शुरू कर देता है। ये इलोंगेशन प्रोसेस है, हो गया, नया स्ट्रैंड बनना शुरू हो चुका है बेटा। बट प्रॉब्लम है, अभी भी दिक्कत है। प्रॉब्लम क्या है? आरएनए प्राइमर अटैच एट द 3' एंड। सर ठीक है, ये तो क्लियर है, तो ये नीचे वाले का क्या करने का है? क्योंकि यहाँ पे ये तो 5' एंड है, आरएनए प्राइमर कहाँ अटैच होगा? तो देखो इसको, इस फ्रेम को बड़ा ध्यान से देखो। अगर ये 5' एंड है ना बच्चों, तो वेयर इट्स 3' एंड, वेयर इज द 3' एंड? बेटा जहां तक हेलिकेज ने तोड़ा है ना ये वाला पोर्शन, इसका 3' एंड है बस। तो वेयर देन आरएनए प्राइमेज विल बाइंड? ओके, आरएनए प्राइमर विल बाइंड हियर, ये है आरएनए प्राइमर, उसका ये 5' 3' है बस। फिर एक दूसरा एक बेटा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो तो वेटिंग पे बैठे, अच्छा मिल गया देखो यहाँ पे, और बेटा नया वाला डीएनए स्ट्रैंड बनाना शुरू, ठीक है, बट ऑलवेज इन द 5' to 3' डायरेक्शन। आप एरोस को देखो बेटा, एरोस को जस्ट है ना, कंसीडर द एरोस, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5' to 3' ही होता है। मैंने ऊपर भी ये करके दिखाया है और मैंने पहले भी समझाया, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज ऑलवेज 3 to 5, है ना, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का तीसरे कार्बन और आने वाले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन का फॉस्फेट, इनके बीच में ही बॉन्ड बनेगा। इसीलिए जब भी नया स्ट्रैंड बनेगा, चाहे बेटा ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, वो हमेशा 5' to 3' बनेगा, क्योंकि ये 3' है। सो आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? हाँ सर 3' एंड के लिए तो फ्री ओएच होना चाहिए ना, तो फिर नीचे वाले स्टैंड के लिए फ्री ओएच कहाँ पे है ना, नीचे वाले स्ट्रैंड के लिए 3OH। ये आरएनए प्राइमर अटैच हुआ ना, आरएनए प्राइमर का 3OH लेता है वो प्राइमर, इसीलिए तो अटैच होता है दोनों के लिए, तो आरएनए प्राइमर अटैच हुआ। हेलो, गॉट इट और लेकिन नॉट? फ्री ओएच नीचे के 3' एंड पे तो आगे का स्टैंड जुड़ा हुआ है ना। अरे तो वो है ना, मतलब 3' एंड है, मतलब यहाँ OH होगा ही ना, मैंने दिखाया नहीं, वो तो होता ही है। आरएनए आरएनए है ना, आरएनए है, आरएनए कैसे बनता है बिना, है ना, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मुझे लगा तुम लोग अभी कंसिडर करते हो इस चीज को, यहाँ पे बताया, मतलब यहाँ पे है। हेलो, नहीं नहीं, वो वाला नहीं, हाँ, डीएनए का 3' एंड। डीएनए के 3' एंड की जरूरत किधर है? वेयर इज द नीड ऑफ 3' एंड? दोनों के ऊपर ओल्ड स्ट्रैंड है, ये इसका टेम्पलेट है, ठीक है, ये ऊपर वाले का टेम्पलेट है, ठीक है, कहानी अधूरी है अभी, ठीक है। नाउ अब सिचुएशन को इसके आगे समझना, तेरा क्वेश्चन मुझे समझ में आया, अभी थोड़ी देर रुक जा, थोड़ा पेशेंस रख, तुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब कहानी, अभी रेप्लिकेशन पूरा थोड़ी हुआ है, इनिशिएशन मैंने तो अभी शुरुआत कराया है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ? आरएनए प्राइमर अटैच एट, बोलो रे, आरएनए प्राइमर अटैच एट द 3' एंड। अब दिक्कत को समझना, अभी मजा आएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे नोटिस करो रे, ये है डीएनए, वो डीएनए जिसका फोर्क, डीएनए फोर्क। नाउ दिस इज द डीएनए फोर्क। नाउ देखो ये, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, दिस इज अ 5' एंड, दिस इज अ 3' एंड, ओके। नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, ये 3' एंड है, यहाँ पे वो आरएनए प्राइमर लगा था ना सर, वही है, अच्छा वेरी गुड, तो अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सर, हुआ क्या कि इसके ऊपर वो जो है ना, हेलिकेज यहाँ तक पहुंच चुका है, हेलिकेज यहाँ तक पहुंच चुका है,
और उसके पीछे 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 ये स्ट्रैंड बनते ही जा रहा है, बनते जा रहा है, बनता जा रहा है, बिना रुके बनते जा रहा है। ओके, बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड। ये टेम्पलेट है, इसको देखो, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऊपर वाले की। बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये न्यू स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड आपका 5-3 डायरेक्शन में बनते जा रहा है, कोई नहीं रोक रहा उसको। ठीक है, सबको समझ में आया? पक्का? दिस इज अ 5 एंड सॉरी, दिस इज अ 3 एंड दिस इज अ 5 एंड। नाउ ये बनते ही जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो इसको है, नीचे वाले को। प्रॉब्लम क्या था? क्योंकि ये है 3 एंड और ये है 5 एंड। नोटिस करना, नोटिस करना, जब हेलिकेज ने इस वाले टेम्पलेट के ऊपर यहां तक ही खोला था, यहां तक हमने लिया था, बराबर, ये वाला पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, है ना, नोटिस दिस, है ना, दिस पॉइंट यहां तक ही खोला था, तो तब आरएनए प्राइमर यहां अटैच हो गया था। छोटा सा आरएनए प्राइमर अटैच हो गया, हेलिकेज आया भाग भाग के, उसने तुरंत यहां तक एक्सटेंड कर दिया, बना तो दिया यहां तक। बट प्रॉब्लम है, जब तक यहां पे नया डीएनए स्ट्रैंड बना था, देखा कि इधर खाली हो गया और आगे हेलिकेज चला गया, अब ये वाला फ्रैगमेंट बाकी है। तो और क्या होता है? नाउ अगेन अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस। जैसे ही यहां तक आया बेटा, मान लेते यहां तक उसने खोल दिया था, एक और आरएनए प्राइमर यहाँ पे जाके अटैच हो गया, और जैसे आरएनए प्राइमर, ये 3' एंड है उसका आरएनए प्राइमर का, तो फिर से यहां से हेलिकेज पॉलीमरेज जाता है, यहां तक बेटा नया डीएनए बना देता है। ठीक है, फिर यहां तक देखा कि इधर खोल दिया है, तो बेटा और एक आरएनए प्राइमर यहां जोड़ देगा, यहाँ जोड़ करके बेटा और बेटा यहाँ तक एक्सटेंड करेगा। अब तो यहाँ पे पॉइंट को समझो यार, मुद्दे को समझो। अब डीएनए को देखो कंप्लीटली, यस, सी दिस डीएनए वेरी केयरफुली। If you see one strand, the DNA replication is continuous. Continuous. But if you see on the other strand, it is discontinuous. Yes or no? एक स्ट्रैंड के ऊपर बिना रुके बेटा, एक बार आपने इनिशिएशन कर दिया, वंस यू एडेड आरएनए प्राइमर, बात खत्म हो गई। अब पॉलीमरेज रुक नहीं रहा, अब पॉलीमरेज आगे आगे, जितना हेलिकेज आगे निकालेगा, इधर आगे बॉन्ड निकालेगा, ये उधर कॉपी करते जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बट नीचे वाले को दिक्कत है, देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिकॉज ऑलवेज आरएनए प्राइमर बाइंड्स एट द 3' end, because the direction of DNA replication is always 5' to 3'. That is the problem. So that the next template, the lower template, which is at the 3 to 5' template, always have the new strand formation discontinuous manner. इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम लोग बच्चों, इसे हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? द लीडिंग स्ट्रैंड, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? द लैगिंग स्ट्रैंड। तो बेटा डीएनए में जो दोनों ही डीएनए के ऊपर रेप्लिकेशन होता है, वो है ना, कंटिन्यूअस नहीं होता। एक पे कंटिन्यूअस होता है, एक को डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एक जो टेम्पलेट का है ना, यहाँ देखो ये 5 to 3 वाला है, उस पे बेटा बढ़िया सा डीएनए बनेगा, लीडिंग बनेगा, दूसरे पे लैगिंग बनेगा। इसकी डिस्कवरी की थी बेटा ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। दिस आर कॉल्ड एज व्हाट? द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्लियर है क्या? अभी तेरा क्वेश्चन रिजॉल्व हुआ बच्चा? हेलो हेलो, Yes, sir. क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन आना चाहिए आप। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन क्या आता है नीट में? क्या आता है नीट में? यही पूछते हैं कि कौन सा डीएनए टेम्पलेट है, कौन सा डीएनए टेम्पलेट है जो लीडिंग होगा। आंसर है सर 5' to 3' जो होता है वो लीडिंग। अच्छा, कौन सा है जो कि बेटा लैगिंग होगा? सर आंसर है 3' to 5' है, वो लैगिंग होता है। ओ वैसा ही क्या? क्योंकि नया डीएनए स्ट्रैंड ऑलवेज फॉर्म्स इन द 5' to 3' डायरेक्शन। ये ऐसा बच्चा है जो 5वीं से फेल होकर के जा रहे बेटा तीसरी में जाता है, फिर स्टैंडर्ड से इट फेल एंड इट विल रीच टू द 3rd स्टैंडर्ड। इतनी खराब परफॉर्मेंस है इसकी, कॉपी कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज बट पास नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो आप? एग्जैक्ट कॉपी कर रहा है।
यहाँ तक क्लियर है बच्चों? आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, है ना? तो डीएनए replication is a semi conservative, always there is a new strand and old strand, ठीक है? अब ये एक व्यू है, दिस इज जस्ट अ व्यू। नाउ इसके बाद में क्या होता है कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है इसमें एक और कैपेसिटी है। डीएनए पॉलीमरेज के पास एक कैपेसिटी है कि वो रीडिंग भी करता है, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब कहीं पे कहीं ना गलत बेस पेयर तो नहीं अटैच हो गया, ये भी चेक करता है ना? रीडिंग, प्रूफ रीडिंग। So it can do that proofreading also. So by proofreading it will check कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है? और इसी चक्कर में उसको ये भी दिखता है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पे बीच बीच में आरएनए के फ्रैगमेंट्स लगे हुए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए क्योंकि डीएनए बनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली बेटा ये जो बीच बीच में छोटे छोटे आरएनए फ्रैगमेंट जो आरएनए प्राइमेज ने लगा के रखे हुए हैं उनको निकालना है। यस और नो बच्चों, कहानी समझ में आ रही है? यस आरएनए प्राइमर तो लगे नहीं तो डीएनए थोड़ी बना, डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी बनी, तो उसमें तो बीच बीच में अभी मिक्सचर हो गया, हल्दीराम मिक्सचर बन गया वो, ठीक है? तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो बेटा होता क्या है उसके बाद में, देखो उसके बाद में जो आता है स्टेप, दैट इज व्हाट द रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर्स। तो जैसे बेटा ये पूरा हो जाता है प्रोसेस, कंप्लीटली वन एंड तक जाएगा ये, तो उसके बाद में होगा रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर्स एंड प्रूफ रीडिंग बाय डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है? तो डीएनए पॉलीमरेज में ये एबिलिटी है बच्चों कि वो प्रूफ रीडिंग करता है, रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर्स को भी अंजाम देता है, ताकि जो दोनों ही स्ट्रैंड है वो कंप्लीटली डीएनए स्ट्रैंड बने। ये ऐसा नहीं कि बीच बीच में आरएनए प्राइमर अटैच्ड हो, ठीक है? लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, है ना? द गैप्स आर joined or filled by डीएनए लाइगेज एंजाइम। लाइगेज नाम का एंजाइम है, लाइगेशन करना मतलब जोड़ना है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो गैप्स को फिल करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये आरएनए प्राइमर्स निकाल दिए जाएंगे और बेटा इनकी जगह पे फिर से नया डीएनए का जो है पोर्शन जो है कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि अब जरूरत ना रहेगी, यहाँ पे देखो यहाँ OH ग्रुप फ्री है तो यहाँ पे एक्सटेंड करना आसान हो जाएगा, यहाँ OH ग्रुप है तो यहाँ पे, इस तरह से बेटा गैप को फिल कर दिया जाता है और इस तरह से आपको दो नए डीएनए स्ट्रैंड मिलते हैं। यस, एवरीवन इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है क्या? देखो क्या क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नंबर 1, सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन वो पूछते हैं कि डीएनए के रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या है। द डायरेक्शन इज ऑलवेज 5' to 3' विथ अ न्यू स्ट्रैंड। नए स्ट्रैंड के हिसाब से ही आंसर देना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए है ना कौन सा एंजाइम यूज होता है? आंसर इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाउ बाकी जो एंजाइम है जैसे कि हेलिकेज, एसएसबीपी प्रोटीन, टोपोआइसोमरेज, आरएनए प्राइमेज और डीएनए लाइगेज, इनके क्या क्या फंक्शंस है मैंने आपको बेटा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे शेयर किया है। एक और पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया है कि आरएनए प्राइमर इज अ स्मॉल आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है? और वो हमेशा डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ ही अटैच होता है। एक और पॉइंट मैंने आपको शेयर किया कि दोनों डीएनए स्ट्रैंड एक जैसे नहीं कॉपी होते, एक लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है। नाउ आपको मैं एक रियल पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर करो, थोड़ा ध्यान देना। नाउ बच्चों अगर आप आते हैं इनिशियल पॉइंट पे, यहाँ पे नोटिस करो कि मैंने आपको ये बताया था कि यार ये डीएनए का फोर्क समझने के लिए होता है। डीएनए फोर्क इज नॉट रियलिटी, रियलिटी इज अ डीएनए बबल, रेप्लिकेशन आई इज द रियलिटी। यस और नो? यस बच्चों, है ना? अरे रियलिटी तो ये है ना? अब हमने यहाँ पे एक एक्सिस डाल दिया और बोला इसको फोर्क मान लो, ओके मान लिया।
तो ये है बच्चों, मान लेते हैं ये हेलिकेज का कार्यक्रम चल रहा है इधर, और ये है इस फोर्क का काम इस डायरेक्शन में हुआ, इस फोर्क का काम इस डायरेक्शन में हुआ, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। अगर ये 5 डैश एंड है तो ये 3 डैश है, अगर ये 3 डैश एंड है तो ये 5 डैश है। बट एट द सेम टाइम अगर ये 3 डैश एंड है तो बेटा ये उसका 5 डैश है, और अगर ये 5 डैश एंड है तो ये इधर 3 डैश एंड है। If now you can understand this, what I will use, I will use this purple color to represent the new strand. देखो इसके ऊपर आरएनए प्राइमर बाइंड होगा, और आरएनए प्राइमर बाइंड होकर के ये बनाएगा लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये है 3 डैश एंड। बट यहां पे बेटा आपको देखने को मिलेंगे फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, यस और नो? बट अगेन सी दिस, लीडिंग स्ट्रैंड उसी टेम्पलेट पे बनता है जो कि 5 to 3 है, ये वाला 5 to 3 है। तो इसका मतलब बेटा यहां पे आपको लीडिंग स्ट्रैंड बनते हुए दिखाई देगा, and on this side you will see these are the Okazaki fragments. सर इसका मतलब तो मतलब रेप्लिकेशन अगर 3 हम to 5 हुआ। क्या सबका Repli- 5 to 3 होता है, 3 to 5 किसी का नहीं होता रेप्लिकेशन, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज बिल्कुल नहीं, किसी का 3 to 5 नहीं हो रहा है, नथिंग। मैंने प्रॉपर डायरेक्शन दिखाई है। अगर ये 3 डैश एंड है बेटा, है ना, ये चीज आप एक पेपर पे ड्रॉ करो और उसको उल्टा घुमा करके देखो, यू विल सी द सेम थिंग, यस और नो? टेक अ ब्लैंक पेपर, ड्रॉ दिस एंड रोटेट इट, यू विल सी द सेम थिंग। यस, अंडरस्टैंडिंग है? कंफ्यूजन तो नहीं है? पूछ लो फिर से, क्वेश्चन रिजॉल्व हुआ बच्चा तेरा? हेलो, हाँ या ना? हेलो नहीं सर, हाँ सर, कंफ्यूजन, ये हाँ रेप्लिकेशन आपने बोला 5 to 3 होता है, लेकिन मतलब 5 to 3 होगा, ये स्ट्रैंड यहाँ पे नए तो 3। स्ट्रैंड के हिसाब से। यहाँ 3 to 5 हो ही नहीं रहा है, इट इज ऑलवेज 5 to 3, यहाँ पे भी कहाँ हो रहा है ना? ये देखो, ये है उसका 5 डैश एंड, ये है 3 डैश एंड, तो यहाँ आरएनए प्राइमर अटैच हुआ, आरएनए प्राइमर ऑलवेज अटैच एट द 3 डैश एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। We are not talking regarding the template strand. Direction is always regarding the new strand. New strand के हिसाब से डायरेक्शन बोलते अच्छा ये हैं। हाँ फिर, है ना, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से कभी नहीं होता। डीएनए पॉलीमरेज की क्या कैपेसिटी, वो हमेशा बेटा 5 to 3 ही बनाएगा, दैट इज द ओनली वे। एनीवे, तो बेटा अगर आप रेप्लिकेशन बबल को देखोगे तो क्या आप बोलोगे एक स्ट्रैंड को लीडिंग या एक स्ट्रैंड को लैगिंग? नहीं, एक्चुअली बोथ स्ट्रैंड्स आर लैगिंग, यस और नो? इसीलिए ओवरऑल, मतलब क्वेश्चन आया है नीट में, ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड डिसकंटिन्यूअस। जब आप देखोगे तो डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा बेटा सेमी कंजर्वेटिव और डिसकंटिन्यूअस है, इट्स नेवर कंटिन्यूअस। यस एवरीवन, पक्का है बच्चों? है ना? कोई भी स्ट्रैंड देखो, क्या ये वाला स्ट्रैंड आप देख सकते हो, ये वाले स्ट्रैंड को देखो, है ना, हाँ यहाँ पे लीडिंग बना है पर इधर लैगिंग है, यहाँ पे लैगिंग है, तो ऐसा है। अब आपको और रियल पिक्चर दिखाता हूँ, सी दिस। अब देखो डीएनए इतना छोटा तो है नहीं, तो डीएनए इज वेरी लेंथी, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक बबल बना थोड़ी दूर पे, यहाँ पे एक बबल बना थोड़ी दूर पे, यहाँ पे एक बबल बना थोड़ी दूर पे, यहाँ पे इस तरह से बनता है बच्चों। So entire length of the DNA have many replication bubbles. तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है। So DNA replication is very fast because many sites at the many sites, खास करके यूकैरियोटिक डीएनए में at many sites the bubbles are there. Yes, आपको बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये यहाँ से कॉपी करते 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 यहाँ पे जा जाएगा, ये हेलिकेज यहाँ तक आ जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। बोले अच्छा मिल गए, हो गया, रोक दो कार्यक्रम। आर यू क्लियर, यस और नो? हम फोर्क बना करके डायरेक्शंस को समझते हैं कि क्या हो रहा है, बट रियलिटी, रियल पिक्चर क्या है आपको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे रेप्लिकेशन बबल्स है,
है, और वो बहुत एक एक प्लेस पे बेटा वहां पे है ना रेप्लिकेशन बबल जो है वो है ना बोथ द डायरेक्शंस में रेप्लिकेशन कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी स्पीड से बेटा है ना आपको डीएनए रेप्लिकेशन का रिजल्ट मिले। आप बताओ ना यार, 18 मिनट में अगर एंटायर डीएनए रेप्लिकेट होता होगा, है ना, मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, उनकी कॉपीज अगर इतने जल्दी कर दी जाती होंगी तो क्या स्पीड होती होगी। यस एवरीवन, हेलो, यस सर। ओके। नाउ देखो एक और फंडा है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, थीटा रेप्लिकेशन। थीटा रेप्लिकेशन हमेशा बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरियल सेल में आपको देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज दिस, देखो डीएनए जो होता है, बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो तो सर्कुलर है, सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब जहां से इनका इनका बेटा एक पोजीशन फिक्स्ड होता है, यहां से लेकर यहां तक का पोजीशन फिक्स्ड है, इसको हम लोग ओ आर आई साइट कहते हैं। ओ आर आई साइट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एग्जैक्ट यहीं से बेटा रेप्लिकेशन शुरू होगा हमेशा, ऑलवेज ओ आर आई साइट से। ठीक है, अब जो ओ आर आई साइट होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहीं से अगर शुरू होगा तो ये कैसे ब्रेक होगा देख लो। यहाँ पे बेटा आपको देखने को मिलेगा ये ओ आर आई साइट है, दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे ओपन हो गया यार, ये देखो है ना, यहाँ हेलिकेज लग गया, इधर हेलिकेज लग गया, और चले दोनों तरफ कॉपी करते करते, आफ्टर सम टाइम इट विल ओपन लाइक दिस, बड़ा सा ओपनिंग देखने को मिलेगा, दिस इज हेलिकेज यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और इनमें वही बनता चला जा रहा है, देखो लीडिंग स्ट्रैंड, लीड है ना, लैगिंग स्ट्रैंड्स, एंड अगेन बेटा यहाँ देखो ये है लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग, व्हाटएवर मे बी द थिंग्स। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इट अपीयर्स लाइक अ लेटर थीटा, ये देख रहे हो ना आपको एक साथ, व्हेनेवर इट इज देयर इज अ रेप्लिकेशन, है ना, सर्कुलर अगर है इट विल अपीयर लाइक अ थीटा, सो दैट इट्स कॉल्ड एज अ थीटा रेप्लिकेशन। एंड रिमेंबर है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ओनली वन रेप्लिकेशन बबल, है ना, एक ही रेप्लिकेशन बबल देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज आल्सो बाय डायरेक्शनल। पहले ये समझा जाता था कि बैक्टीरियल डीएनए में यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में कॉपी करता जाता है और दूसरे डायरेक्शन में नहीं। बट आज हमने ये डिस्कवर कर लिया कि उसमें भी दोनों डायरेक्शन में ही कॉपी होता है। सो इट्स कॉल्ड एज व्हाट द थीटा रेप्लिकेशन इन केस ऑफ व्हाट द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के केस में आपको थीटा रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? हाँ यस बच्चों, सर। है ना। सो ये रहा बेटा हमारा कंप्लीट जो है डीएनए रेप्लिकेशन वाला फंडा। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ देखते हैं, है ना, हमें यहाँ स्पीड भी बताई गई है कि फॉर एग्जांपल ई कोलाई दैट हैज ओनली 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स, ठीक है, कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। अब यहाँ पे 38 मिनट पुराने बुक्स में दिया गया था, वो गलत है, 18 मिनट्स, दैट मींस द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। ठीक है, देखो सेल का डिवीजन 20 मिनट में होता है, विद इन 20 मिनट सेल विल डिवाइड, बट उससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्पीड वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द जो भी है ना डीएनए पॉलीमरेजेस यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए क्या है, और वहां पर बेटा है ना एक्सटेंट ऑफ डीएनए जो होता है वो कितना है, उसके हिसाब से बेटा ये वेरी करता है, स्पीड कोई एक जैसी होती नहीं है। बट एक बेसिक सा बेस स्पीड यहाँ पे दिया गया है, 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे देखो एक कंटिन्यूअस बनता है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जिसको ओआरआई साइट कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन।
इट्स वेरी वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये एनसीईआरटी में आपके डायग्राम दी गई है। यहाँ पे आपको देख सकते हो बेटा, ये है 5-3 जिसके ऊपर लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, ये टेम्पलेट, ठीक है। और दूसरा है बेटा 3-5 ये वाला, जिसके ऊपर बेटा लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में मेंशन की है, एज अ रिजल्ट ऑन वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद द 3-5 रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। अब इसको यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 3-5, ठीक है, इसके ऊपर लीडिंग बनेगा। और दूसरा बेटा जो है 5-3, ओपनिंग इधर से हो रही है ना, ओपनिंग यहाँ से हो रही है, ओपनिंग यहाँ से हो रही है, इसलिए इधर से कंसिडर करते हैं 3-5, 5-3। तो 3-5, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता दूं बच्चों कि लीडिंग टेम्पलेट कौन सा है। लीडिंग टेम्पलेट, तो लीडिंग टेम्पलेट इज जिसका ओपनिंग फ्रॉम 3 एंड हुआ है, 3-5, दैट इज अ लीडिंग टेम्पलेट। और लैगिंग टेम्पलेट जिसका ओपनिंग 5 एंड से हुआ है, दैट इज अ लैगिंग टेम्पलेट। Always the DNA replication direction is 5-3, no problem at all. Yes everyone, yes बच्चों, क्लियर है रे? यस है ना? कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो आप लोग। सर प्रूफ रीडिंग कौन सा एंजाइम करता है? क्या बेटा? प्रूफ रीडिंग प्रूफ रीडिंग क्या? कौन सा एंजाइम? देखो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4, डीएनए पॉलीमरेज 5, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उनके वेरिएशंस बताए नहीं आपको, मैंने सिर्फ बताया डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोला? डीएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ, ठीक है। यस हेलो, हाँ, तो मैंने क्लियर किया यहाँ पे, आपको पहले भी बताया मैंने, जैसे ही पढ़ाना शुरू किया मैंने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज के भी टाइप है, बट क्योंकि आपकी एनसीईआरटी डीएनए पॉलीमरेज के टाइप तक जाती नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसके बारे में बात नहीं की। हाँ, आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स के बारे में हमारी एनसीईआरटी बात करती है, ठीक है। बट जैसे जैसे हम लोग, एक बार आप लोग अगर ये सारे प्रोसेसेस समझ जाओगे तो विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है। बट आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हमको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेन डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है, मतलब जिस डीएनए पॉलीमरेज की वजह से एक्चुअली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, वो कौन है, ठीक है। तो ये चीज का मैं आंसर अभी से आपको देखते रखता हूँ, वो है बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जिसके बारे में हमने बात की है अभी, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो कि रेप्लिकेशन में इसेंशियल रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। दूसरा, रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर एंड जो भी प्रूफ रीडिंग वाला जो काम है, रिप्लेसिंग द, है ना, रिक्वायर्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ये काम जो करता है डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। मतलब तेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने, समझ रहा है? हेलो, यस हाँ। तो ये दोनों का एक्चुअली मेन है वही है, ठीक है। तो लीडिंग लैडिंग स्ट्रैंड जो भी बनते हैं वो पॉलीमरेज 3 बनाएगा। बाद में जो प्रूफ रीडिंग किया जाएगा या आरएनए प्राइमर को हटाने का कार्यक्रम जो भी होता है, दैट इज डन बाय व्हाट, द डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। बट हाँ, क्या है ये मेथड ऑफ रिमेम्बरिंग कंटिन्यूअस कॉपिंग डिमोशन? अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सिंपल है रे ये, इतना इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इट्स सिंपल थिंग, यू नो, इट्स टू सिंपल। हाँ, आपको कैसे लगता है वो एक अलग बात है, मेरे लिए तो बहुत सिंपल है, बट ठीक है। देखो यहाँ पे आना आसानी से हम लोग बात कर सकते हैं। लीडिंग, लीडिंग मतलब देखो, मतलब जिसका अगर आप नंबरिंग भी करते हो तो अगर जिसका फर्स्ट रैंक आया वो लीडिंग है, वो सेकंड आया वो और लीडिंग है, वो थर्ड आया, है ना, फोर्थ आया, फिफ्थ आया। देखो फिफ्थ जिसका नंबर आएगा यार, वो तो लैगिंग है ना, वो पीछे रह गया, उसका रैंक है ना, उसको कोई भी मेडल नहीं मिला कम से कम, है ना। थर्ड वाले को ब्रॉन्ज मेडल तो मिलेगा, ठीक है। तो ये लीडिंग है, इट्स अ लीडिंग, पक्का।
बट जो 5th रैंक पे है उसको कोई मेडल नहीं मिला। तो वैसा ही है यहाँ पे, जो 3 से शुरू होगा वो लीडिंग है, और जो 5 से है उसको बेटा, है ना, वो लैगिंग है। इट्स सिंपल, क्लियर है ना, सिंपल है ना, ठीक है ना, दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट थिंग एनीवे। तो बच्चों ये रहा पूरा का पूरा एक सिंपल सा प्रोसेस। देखो इसके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, बट एक ही दिन में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इतना सारा पोर्शन है ना पढ़ा देना सही बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी से ये वाला रेप्लिकेशन वाला पोर्शन सही ढंग से एक बार रीड करो। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके जैसे ही एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो होगा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग सुबह सुबह ट्रांसक्रिप्शन। ये आगे की प्रोसेस और भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है। सो विल टॉक अबाउट दिस ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज व्हाट द ट्रांसलेशन, जैसी छोटे छोटे पॉइंट है ना। इसमें बताने के लिए बहुत कुछ होता है, बट मैं स्टिक रहूंगा टू द एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स है वो पहले क्लियर हो जाए। एकदम ख्याली पुलाव और हवा में उड़ने से कुछ होता है नहीं। एनीवे, सो बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं पे रोकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, पढ़ के आना ट्रांसक्रिप्शन पहले से, ठीक है, थोड़ा बहुत इन बुक्स, ठीक है। बाकी आज आप रेप्लिकेशन को रिवाइज कर लो। यस एवरीवन, हेलो, यस सर। है ना, ठीक है। अभी देखो उस दिन एक पेपर हुआ था, उसके बारे में बात करते हैं, है ना, कंडक्टेड पेपर बराबर है। उसमें कोई दिक्कत था कि एक क्वेश्चन मुझे आया था, क्या नाम है वो सर का यार, क्वेश्चन भेजा था उसमें वो A B और G H लिखा ही नहीं था, है ना, हाँ सर। 45th क्वेश्चन में, है ना। मुझे लगा कि यार, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन 2 बार आपसे करवाए हैं, तो आई थॉट कि आप समझ जाओगे। वैसे मैंने देखा ही नहीं, बहुत देर बाद देखा वो मैसेज, ठीक है। तो किसी ने किया था क्या वो क्वेश्चन, हेलो, नो सर, सबने छोड़ दिए क्या? मैंने तो छोड़ दिया। हाँ, तो ये ऑप्शन ये तो हो गए ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, मैंने ये तो करवाई है आपसे ABD वाला, ABD वाला, है ना। इन क्लासरूम ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया, बस उसका एक्सटेंशन है बेटा ABGH, एक और डाल दिया और कुछ नहीं है। यस, सर है ना। आगे का क्वेश्चन नहीं था उसमें से। क्वेश्चन, अरे उतना ही पोर्शन नहीं है, वही तो बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा है, बस लास्ट वाला ABGH ये वाला जो है ना, वो उन्होंने क्या बोलते हैं अपलोड करते वक्त डाल नहीं पाया, पता नहीं चला होगा उनको, है ना। सही है, जो मेरे पास पेपर है जो उनको दिया गया है उसमें ABGS लिखा हुआ है, वही तो बता रहा हूँ। आर यू क्लियर? यस सर। बाकी किसी क्वेश्चन में दिक्कत है? बाकी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, हेलो। डाउट्स तो है सर। हाँ, डाउट तो मतलब उसको हमने सॉल्व करना है। अभी ये कॉकरोच का हो जाने दो कार्यक्रम, हेलो। तो वो हाँ क्वेश्चन सर। वो पेपर ही लेंगे डायरेक्टली हम लोग इन रिवीजन, पक्का? यस एवरीवन। हाँ तो चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर।